आज है बड़े एक्शन का दिन और इस एक्शन में अब कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला टलता हुआ, लेकिन एक्सपायरी आज ठीक 3:30 बजे ही होगी। तो अगले 1.5 घंटे क्या रहेगा एक्शन, इस पर होगा खास फोकस। बाजार होंगे यहां से रिकवर या फिर रहेंगे दबाव में, देंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे क्यूज हैं जिसकी वजह से मार्केट एक्शन आपको भरपूर देखने को मिल रहा है। और क्या जो इस हफ्ते का ट्रेंड रहा है आखिरी घंटे में वॉलेटाइल ट्रेड्स, क्या वापस वैसे ही देखने को मिलेगा या फिर शांत एक्सपायरी होगी, चर्चा करेंगे अभी अनिल जी के साथ। पर अनिल जी, उससे पहले बता दीजिए इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है सर? बाजार की बड़ी बातों में आप देखिए दीप की, एक तो ये कि अच्छी खासी कमजोरी है, ऊपरी स्तरों से गिर रहे हैं हम, और निफ्टी में गिर चुके हैं 140 पॉइंट और बैंक निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट नीचे है। एक समय तो 500 साढ़े 500 पॉइंट भी नीचे थे, थोड़ी रिकवरी जरूर आई है। लेकिन आईटी शेयर आज प्रेशर में है, कल मजबूत थे टीसीएस के नेतृत्व में, आज ढीले हो गए। मेटल कमजोर है ग्लोबल मार्केट्स के चलते। फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही, जो अमेरिका में खबरें आई हैं उसको देखते हुए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। इंडसइंड बैंक ये स्टार परफॉर्मर रुकने का नाम नहीं है और 5 दिनों में 30% भाग चुका है, अभी भी थमता हुआ दिख नहीं रहा। यूरोप में अच्छी खासी कमजोरी होती हुई दिख रही, तेज गिरावट हो रही है, 2.5 से 3% तक की गिरावट यूरोप में होती हुई दिख रही, तो ये थोड़ा सा नुकसान वाला मामला है। इवन डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी खासी कमजोरी। लास्ट मैंने 450 पॉइंट के आसपास कमजोरी की देखी थी डाउ फ्यूचर्स पे, वहां पर अच्छी खासी कमजोरी होती दिख रही है। कच्चा तेल नीचे आ रहा है, 4% नीचे आ गया, ब्रेंट $40 के नीचे है। तो ढेर सारा एक्शन है दुनिया भर के बाजारों में, हमारे बाजारों में। एक्सपायरी का दिन भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आप देख सकते हैं कि कोई खास अभी ऐसा बदलाव हुआ नहीं है। अब आपको अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स, तमाम बड़ी बातें अब तक की बाजार की। जी दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, एक्सपायरी तो है और उस पर तो बेहद एक्शन रहेगा और उसकी चर्चा तो आने वाले 1.5 घंटे में करेंगे ही सर। पर अगर मैं आपसे पूछ सकूं, जो आज सुबह हमने डिस्कशन किया था वापस उधर ही आते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह 3 बड़ी बातें थी बाजार के लिए जिन पर एक्शन होना था। फेड का रिएक्शन तो जो होना था हो गया सर, कुछ बड़ा आया नहीं शायद, इसलिए अब मार्केट को अगले ट्रिगर का इंतजार है। एजीआर के डिसीजन पर अभी हमने 1 घंटे चर्चा करी है, एक्सपायरी होने वाली है। तो क्या सर वापस अब वही है कि ग्लोबल क्यूज ही डिक्टेट करेंगे बाजार का एक्शन और इसलिए हम गिरावट और बढ़ते हुए देख रहे हैं? एजीआर का जो भी डिसीजन है पर अब ग्लोबल क्यूज से लिंक्ड है और क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 500 अंक नीचे है तो उसका ही ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। 100% डीप, कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो आपको कई बार बोलता हूँ, देखिए ये तो अमेरिका के बाजार खुले हैं तो हम इतना ऊपर आए हैं, नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पर है, हम देखिए इसी चक्कर में नीचे से इतना बढ़ गए। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका के बाजार बंद हो तो हम में से कितने लोगों का कॉन्फिडेंस है कि ये दमदार खरीदारी करे 10,000 साढ़े 10,000 की रेंज में निफ्टी पर? किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे बाजारों के दम पर तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आपको सिचुएशन ऐसी दिखती है कि अरे क्या खरीदें। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही हम चल रहे हैं और जब डाउ फ्यूचर 550 पॉइंट, देखिए ये तो गिरना होता ना तो बाजार सुबह ही गिर जाता, लेकिन सुबह इसलिए टिका हुआ था कि फर्ज करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ऐसा आ जाता जो टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव होता, तो वो टेलीकॉम कंपनी और बैंक्स दोनों के लिए पॉजिटिव हो जाता और दोनों के लिए पॉजिटिव होने के चक्कर में फिर ऐसे में 21,500 21,800 की रेंज में बैंक निफ्टी जा सकता था, इसलिए लोग रुके हुए थे। लेकिन अब वो फैसला टल गया 1 हफ्ते के लिए, तो फिर आपके लिए क्या है? अब क्या बचा है? अब एक्सपायरी और साथ साथ शाम को डाउ फ्यूचर, तो ये दोनों ही चीजें ऐसी है जिसमें आपको कोई कंफर्ट कॉन्फिडेंस तो है नहीं, तो बिकवाली शुरू हो चुकी है। तो पूरी तरह से ग्लोबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अगले हफ्ते के लिए गया, अभी तक जो आया उसे न्यूट्रल समझिए। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा अगले हफ्ते पता चलेगा, अभी तक कोई क्लियर कट संकेत है नहीं। ऐसे में आप लौट कर आ जाइए फिर से ग्लोबल मार्केट्स 2-2, 3-3% यूरोप नीचे है, 500 साढ़े 500 600 पॉइंट डाउ नीचे है, तो फिर आप कैसे खरीदेंगे भाई? खरीद ही नहीं सकते। तो एकदम बाजारों का रिएक्शन परफेक्ट है, जस्टिफाइड है, बिल्कुल गिर रहे हैं वो सही गिर रहे हैं, गलत नहीं। बिल्कुल सही गिर रहे हैं, गलत नहीं। तो चलिए मार्केट पर चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में अनिल जी भी स्ट्रैटेजी देंगे, भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सुमित जी के पास BTSTT का कॉल तैयार है, बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए। सुमित जी गुड आफ्टरनून, पहला कॉल आप ही की तरफ से, बताइए सर। देखिए दीपांशु, गुड आफ्टरनून। अनिल जी गुड आफ्टरनून। देखिए कल हमने सेल साइड का व्यू दिया था, निफ्टी के ऊपर भी सेल साइड का व्यू दिया था
और कल अगर आपको याद हो अनिल जी, तो आपने पूछा था कि आपको टीसीएस और रिलायंस के ऊपर विश्वास नहीं है क्या, तो हमने बोला था कि कल तो बचा लिया मार्केट्स को, आज कैसे बचेगा। 150 पॉइंट निफ्टी करीब करीब डाउन है और हमें लगता है अभी यहाँ से और भी नीचे का मूव देखने को मिलेगा। सुबह हमने टाइटन सेल दिया था, वो करीब करीब टारगेट के पास है, और अभी कल हमने टाइटन सेल दिया था, वो भी टारगेट के पास है, और अभी हमारे पास जो स्टॉक आया है वो भी सेल साइड का ही है। तो यहाँ पे बीटीएसटी में सेल साइड का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 297 298। स्टॉक का नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल में गिरावट है, जिस तरह का पैटर्न है उसको देखते हुए मेरे को लगता है बहुत बड़ा और अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। ऊपर में 308 310 का रेजिस्टेंस है, तो वो स्टॉप लॉस होगा। और जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, जिस तरह का इसने स्ट्रक्चर बनाया है, उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि नीचे में 280 से लेकर 270 तक के लेवल सेंचुरी टेक्सटाइल में देखने को मिल सकते हैं। 280 होगा सेंचुरी टेक्सटाइल का पहला टारगेट, और 270 होगा सेंचुरी टेक्सटाइल का दूसरा टारगेट। स्टॉक को यहाँ पे सीएमपी पे सेल करे, अच्छा गिरावट देखने को मिलना चाहिए 1 से 2 दिनों के अंदर। और सुमित जी, कल आप अकेले थे मेरे ख्याल से जब आपने निफ्टी का पुट का खरीदारी का कॉल दिया कि एक्सपायरी आपको 10,000 के नीचे की दिख रही है। 10,070 उस वक्त निफ्टी चल रहा था। 10,000 का पुट आपने 40 रुपए में खरीदने की राय दी थी, 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 80 और 100 का टारगेट। आ गया अब तो टारगेट, या अभी बाकी है थोड़ा? बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा। उस टाइम पे अकेला था और अच्छा खासा गट्स और कॉन्फिडेंस लेना पड़ा था उस टाइम पे। और बिल्कुल यहाँ पे अभी जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि और अभी गिरावट आएगी, और 10,000 का जो पुट का टारगेट दिया था वो बस थोड़ा सा नजदीक है। मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में आ जाएगा, आधे घंटे के अंदर। उस समय मैं तन और मन से आपके साथ था, आपने समझ तो लिया होगा। उस समय मैं बोल भी रहा था, लेकिन हाँ वही है कि आखिरी 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में भी जिस तरह से तेजी बनी वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी। एकदम तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई और उसके बाद एक्शन बदलता हुआ दिखा। बट एनीवे, ये आपके लिए कॉल है। थोड़ी देर में विश्वेश जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो भी अपनी तरफ से एक बेहतरीन बीटीएसटी कॉल देना चाहते हैं, वो आपके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वक्त है बसीन साहब से उनकी बेहतरीन कॉल्स लेने का। बिगुल बताएं सर। बसीन साहब, स्वागत है आपका। बाजार वोलेटाइल हो भी रहे हैं, आप कह भी रहे थे कि बाजार थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिए। तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी बराबर आती हुई दिख रही है। बताइए सर, एक बार तो अपडेट दे दें, क्या करना है? सर अपडेट ऐसा है, आपको जैसे कहा था, अभी अगले 2 हफ्ते बहुत चिंताजनक होने हैं और मार्केट दोनों तरफ जा सकती है। अगर आपका लॉन्ग है तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट्स भी कराए हैं, और अगर आप पेयर ट्रेड नहीं रख सकते तो हेज जरूर करिए। मार्केट कैन बी वेरी अनसर्टन एंड ब्रूटल, और जो पैसा कमाया हुआ जाने में टाइम नहीं लगेगा। अभी भी मैं आपको 2 राय कह रहा हूं, मैंने आपको कहा था टिल एंड ऑफ जून देयर विल बी वॉलेटिलिटी ऑन द नेगेटिव साइड, और वो मैं कायम हूं। कुछ लॉन्ग कॉल्स थी, उसमें से कुछ प्रॉफिट, कुछ में स्टॉप लॉस हो सकता है पीएसयू बैंक में, लेकिन वो स्लाइटली लॉन्गर टर्म है। अगर बने रहेंगे तो प्रॉफिट आएगा। बाकी शॉर्ट में मेरा नेस्ले खड़ा है, एमएनएम, ये क्लोजिंग बेसिस पे शॉर्ट थी और अभी भी मैं उनमें कायम हूं। अब आप कहें तो मैं आपकी कॉल दूं, जो तीनों शॉर्ट कॉल है। जी सर, बताएं पहला स्टॉक आज का। पहला है सर बजाज फाइनेंस, 2380 का भाव है, 2412 का स्टॉप लॉस, 2300 से 2310 का टारगेट। 2310 2300 का टारगेट, और यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली 2370-80 के आसपास बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। शॉर्ट करने की राय है बसीन साहब की तरफ से बजाज फाइनेंस में। यहाँ पर 2375-80 के रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं। 2412 का स्टॉक लॉस, 2300 2310। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा है सर टीवीएस मोटर, 3436 का भाव है। इसमें आप 4250 का स्टॉप लॉस रखिए और 305 से 308 का टारगेट। 305 308, 342 का स्टॉप लॉस और 335 के आसपास यहाँ पर बिकवाली करनी है। टीवीएस मोटर्स भी आपके सामने रख देते हैं। टीवीएस मोटर्स का स्टॉक भी यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है बसीन साहब की तरफ से। जी हाँ, इस वक्त टीवीएस मोटर चल रहा है आपके सामने, ये है 335 के आसपास, यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 335 334 के आसपास दूसरा स्टॉक है बिकवाली का। अच्छा सर, तीसरा स्टॉक बिकवाली वाला सर। सर तीसरा बाटा इंडिया है, 1345 का भाव है, 45 से 50। इसमें 1372 का स्टॉप लॉस रखिए और 1300 से 1305 का टारगेट। 1305 1300, ये दो टारगेट के लिए शॉर्ट करना है। बाटा भी 1372 के स्टॉप लॉस के साथ 1345 1350 के आसपास में। अच्छा बसीन साहब, एक सवाल आया मेरे मन में, मैं सोचा पूछ ही लेता हूँ आपको। मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, जब आप खरीदारी की राय देते हैं ना,
तो आपके टारगेट बड़े बड़े होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20% के, और जब आप बिकवाली की राय देते हैं तो टारगेट छोटे छोटे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन सही है मेरा? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं आपको ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए खरीदवा रहा हूँ। मंदी वाला जो है वो हेज बनाता है सर, मैं कोई ज्यादा वो नहीं। जब मेरे पे टाइम आएगा तो मैं लंबे मंडी के भी टारगेट दूंगा, लेकिन अभी मैं हेज करा रहा हूँ अनिल जी। और ट्रेडर जो है वो 2-3% से ज्यादा बैठ नहीं सकता मंदी के सौदे में। तेजी में सब बैठ लेते हैं, आपको पता है ना, ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। यस बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ हाईलाइट हो जाए दर्शकों को, जो मैंने ऑब्जर्व किए, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझा सकें। तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से आपको छोटे छोटे टारगेट मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट रहेगा वोलेटाइल, फिर से आपको मिलेगा मौका ऊपर की तरफ, तब एक्शन लीजिएगा। ये है राय भसीन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और ये कॉल्स देने के लिए। 3 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात, तब हम भसीन साहब से लेंगे उनकी BTST कॉल्स भी, और कुछ ही देर में हमारे पास विश्वेश जी भी जुड़ेंगे, थोड़ी देर में हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले खबरों वाले शेयर और इवेंट्स दोनों ही चीजें बाकी है। मानसी से पहले समझ लें इवेंट्स कौन सी हैं जिन पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और साथ ही आज जाने वाले अहम नतीजों पर तो फोकस है ही, लेकिन इसी के साथ SBI फॉरेन बॉन्ड इश्यू मामले पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लॉन्ग टर्म फंड जुटाने पर आज फैसला आने की तैयारी है। इसके अलावा यूएस में साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी नजर है। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की लंबी एक लिस्ट है जिसके नतीजे आने वाले हैं। AID पेरी, सुंदरम फास्टनर, डिक्सन टेक, रेडिंगटन इंडिया जैसी कंपनियां हैं जो कि आज के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी। कल शुक्रवार के दिन कई सारे ट्रिगर्स है जिस पर नजर रखनी है। सबसे पहले शुरुआत GST काउंसिल की बैठक से करेंगे। सभी तरह के GST रिटर्न की तारीख बढ़ाने पर इस बैठक में फैसला होने की संभावना है। इसके अलावा ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई भी कल होने जा रही है। आइशर मोटर्स की शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक और साथ ही कंपनी के नतीजे कल के दिन आते हुए दिखेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, मार्च रिटेल इन्फ्लेशन और फरवरी IIP के आंकड़े भी कल के दिन आते हुए हम देखेंगे। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला आएगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो कल होने जा रही है। रिलायंस राइट इश्यू का अपडेट है, 12 जून यानी कि कल ही के दिन शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है। हेक्सावेयर वॉलंटरी डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर कल बोर्ड बैठक होगी और US इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स के डेटा आते हुए दिखेंगे। कल नतीजों के लिहाज से आइशर मोटर्स और साथ ही M&M के नतीजे निफ्टी स्पेस में आते हुए दिखेंगे। शनिवार का दिन 13 जून BPCL में हिस्सा खरीद की आखिरी तारीख है। ये डेट बढ़ाई गई थी और अब 13 जून आखिरी तारीख है। PNB हाउसिंग फाइनेंस की बोर्ड बैठक है। ECB और NCD के जरिए करीब $750 मिलियन जुटाने की योजना है। और नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में ग्रासिम, वायदा बाजार में BHEL के नतीजे आएंगे। रविवार के दिन कैश की एक कंपनी नास्टेक के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। ओके, तो ये है वो तमाम इवेंट्स जिस पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर भी, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल BTST है। स्पेशल इसलिए कि दे रहे हैं विश्वेश जी। विश्वेश जी विशेष हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन आज उनका तय समय नहीं है, यानी कि शेड्यूल्ड हमारे गेस्ट नहीं है पैनल पे, लेकिन विश्वेश जी का मैसेज आया कि मैं एक बहुत ही दमदार बेहतरीन BTST कॉल आपको देना चाहता हूं। तो हमने कहा ठीक है भाई, आइए अभी आपको फोन लगाते हैं, जोड़ लेते हैं। तो विश्वेश जी जुड़ रहे हैं, बजाइए बिगुल BTST का। विश्वेश जी स्वागत है आपका। बताइए सर, कौन सा है वो दमदार कॉल जिसके लिए आपने स्पेशली चलाकर इतनी मेहनत करके फोन किया हमें? थैंक यू अनिल जी। देखिए, मुझे लगता है एक्साइड में बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आ रहा है, 155 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक्साइड में जिस हिसाब से आज के दिन में ब्रेकआउट आ रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अप्रैल से मई तक का मतलब 2 महीने का अपवर्ड स्लैंटिंग जो मूव था वो ब्रेकडाउन हो चुका है। और आज जिस हिसाब से उसका ब्रेकडाउन आ रहा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो अगला लेवल है एक्साइड का वो 140 के आसपास है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस 156.57 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। 140 का पहला टारगेट रहेगा। और जिस हिसाब से ये पूरा ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं, उसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। और मार्केट भी देखिए सर अनिल जी 10,000 के नीचे टूट गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी अनदर 200 पॉइंट्स की बिकवाली आ सकती है, 9800 तक का मुंह आ सकता है। तो उसके चलते आपको शॉर्ट रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ चीजों को, जिसमें से एक्साइड एक और स्टॉक हो सकता है। ओके, स्टॉप लॉस 156.50 ही बोला ना सर? जी सर। और 140 एक ही टारगेट?
140 पहला टारगेट रहेगा। अगर वो देखिए 140 के रीजन में बहुत मल्टीपल स्विंग लोज है मई में और अप्रैल में, अगर वो टूट गया तो 120 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं साइड में, क्योंकि बहुत ही वीक स्टॉक है, बहुत शैलो वॉल्यूम से ऊपर गया था और आज जब गिर रहा है तो लास्ट 2 दिन में वॉल्यूम देखेंगे 1.5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम था और 175 to 160 आ गया था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है फ्रॉम अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा विश्व जी, अब एक चीज बताओ, आपने बोला कि करेक्शन थोड़ा और हो सकता है, 9,800 तक आ सकता है। 2 लेवल में आपको पूछता हूं जहां पर शॉर्ट काट लेने चाहिए। 9,825 निफ्टी स्पॉट लेवल, 19,950 बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल। अगर वहां तक बाजार पहुंचता है तो बढ़िया लेवल है शॉर्ट काटने के लिए, या 20,300 पर ही काट लेनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अनिल जी, निफ्टी ने आज क्या किया है, 7 दिन का लो तोड़ा है तो उसको बेरिश माना जाएगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो 30 अप्रैल को वो जो आपका एक बहुत ही बड़ा कैंडल बना था और उसके बाद में हमने कभी वो लेवल नहीं देखा था। वो लेवल एग्जैक्टली 9800 के पास है। तो मुझे नहीं लगता है निफ्टी 9800 से पहले रुकने वाला है, और 9800 पहले से नहीं रुकेगा। तो अप्रैल वाला मैं बताता हूँ ना सर, सुनो ना, सुनिए 30 अप्रैल को जो हाई बनाया था, देखो मैं बिना कोई गूगल के बिना कागज के बता रहा हूँ, 9889 का हाई था 9,889, जिसको आप राउंड फिगर में 9,900 मान लो। क्लोज आया था उस दिन 9,859, जिसको 9,850 मान लो, वो उस दिन का था। बैंक निफ्टी का 21,967 21967, ये 30 अप्रैल का हाई था, जहां हम पहुंचे नहीं। 8 तारीख को हम 21,800 तक जाकर पहुंचे, 21,967, उसको पार नहीं किया और घूम गए। ये लेवल है। अब बताओ आप। मेरे हिसाब से देखिए अनिल जी, ये जो 5 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ वाला कैंडल था 13 मई का, वो उसका लेवल मैं जानता हूँ, वो 9580 हाई है, ठीक है। तो 9800 एक सपोर्ट है, वो माइनर सपोर्ट ही मानूंगा। वो टूटा तो सीधा 9500 और सेटअप वीक है अनिल जी। देखिए मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में भी वीकनेस है। शॉर्ट अगर आप हो तो आप आज के ऑप्शन मत बाय करके अगले वीक के ऑप्शन बाय करिए अनिल जी। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी 20,500 के आसपास हम होल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है अनिल जी कि एक वीकनेस आ सकती है। आज देखिए एसबीआई में कितना बड़ा वॉल्यूम है अनिल जी, ह्यूज वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप के साथ में ब्रेकडाउन आ रहा है। मुझे लगता है अनिल जी इट्स नॉट अ टाइम टू बी एग्रेसिवली बुलिश। तो यहाँ पे आप पोजीशन कम रखिए, शॉर्ट रखिए। आप देखिए पूरे अप्रैल और मई मंथ में मैं खाली बुलिश और तेजी की पोजीशन दे रहा था। लास्ट 2-3 दिन से आप देखेंगे मैं शॉर्ट पोजीशन ज्यादा दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएंगी। आज जो टेलीकॉम का न्यूज था वो भी शायद मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली रीड नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 200 पॉइंट तो मिनिमम आप देखने मिल सकते हैं। उसके बीच में 9800 जो एक स्पॉट का लेवल है जो आपने कहा, वो मेरे हिसाब से एक लेवल हो सकता है। ठीक बात है। चलिए विश्वेश जी, शुक्रिया आपका। और अच्छा, और कोई ऐसा बढ़िया कॉल आ जाए आपके इसके एक्साइड जैसा तो बता दीजिएगा, संकोच मत करेगा, बता दीजिएगा। हम फोन और आपकी बात करते करते देखिए 5 रुपए तो नीचे आ गया, 150 तो हो गया। देखो 149 रुपए 50 पैसे लो बना जी। एक और ट्रेड है जी, अगर आप लेना चाहे तो। तैयार है अभी? जी तैयार है सर। आपने तो दिल पे ही ले लिया, मैंने तो मजाक में कहा था, ऐसे ही आपने तो सही में ले लिया। चलिए विश्वेश जी के लिए एक और बिगुल BTS डबल टी का जी। बताएं सर। शॉर्ट करना है सन फार्मा, 475 के आसपास चल रहा है अनिल जी। और आज के दिन में स्टॉक में मतलब लास्ट 2-3 दिन का जो कॉमन हाइज है वो 505 के आसपास है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वीकली चार्ट पे डबल टॉप बना है। और आज जिस हिसाब से वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट से ब्रेकडाउन आ रहा है, मुझे लग रहा है सन फार्मा में एटलीस्ट 420 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 475 हमने शॉर्ट रिकमेंड किया था। 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 490 का स्टॉप लॉस होगा और एक ही टारगेट होगा 420 रुपए का। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आज के दिन में फार्मा स्टॉक्स में ऊपर के लेवल पे बिकवाली आई है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे भी लोअर लेवल आ सकते हैं। पोजिशनल स्टॉक वो कॉल है, 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन डबल टॉप है और 420 मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट हो सकता है। 420? विश्वेश जी आप बहुत बेरहम है, फार्मा स्टॉक को 10% नीचे गिराने में। गजब सर, बहुत ही बढ़िया, तगड़ा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉल है। चलिए देखते हैं। तो बेहतरीन कॉल है, 470-75 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, 490 का स्टॉप लॉस लगाइए 420 के टारगेट के लिए। अविनाश जी आपसे इसी पर राय लेनी है, क्या फार्मा शेयरों में प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है, या ये कुछ नहीं, रनिंग करेक्शन जिसको बोलते हैं, चलते चलते मार्केट में आ जाता है वापस ठीक हो जाता है, क्या करना चाहिए?
नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी रनिंग करेक्शन ही समझना चाहिए, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है आने वाले 12 से 15 महीने में काफ़ी अच्छी तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। पहले 2-3 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो हमको लग रहा है इस साल डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस में प्रोड्यूस होगी। और सन फार्मा की बात करें तो इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो आने वाला साल है दैट इज़ FY21 में इनको डेफिनेटली बोथ वॉल्यूम एज वेल एज जो यूएस मार्केट्स की जो अनसर्टेनिटी है वहाँ पे थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी इनके अच्छे ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है 425 तक भी अगर ये स्टॉक आता है तो इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये रनिंग करेक्शन है, इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है और आगे डेफिनेटली इसमें रेटिंग आएगी। तो आई एम कंटिन्यू, मैं इसमें अभी भी पॉजिटिव हूँ और मुझे कोई हर्ज नहीं होगा अगर स्टॉक गिरता भी है तो खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक बात है। तो सुमित जी और वागले साहब दोनों ही तैयार हैं अपने अपने कॉल्स के साथ। पहले बिगुल सुमित जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, एक बहुत बढ़िया स्टॉक सेल साइड में आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1000 के पास। स्टॉक का नाम है इंडिगो। रिवर्स गियर में स्टॉक आ चुका है। 2 दिन से गिरावट, इनफैक्ट 3 दिन से गिरावट दिखा रहा है और अभी इसने कल के लो भी तोड़ दिए हैं। 1030 के स्टॉप लॉस से या 35 का स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत बढ़िया यहाँ पे सेल बन रहा है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलना चाहिए, जिसमें नीचे में मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के टारगेट बनेंगे 970, और जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है मेरे को लग रहा है 970 का लेवल भी टूटेगा। शायद हमको 950 रुपए तक के लेवल इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिल सकता है। इंडिगो पिछले 3 से 4 दिनों में ऊपरी लेवल से रोज गिरावट दिखा रहा है। मार्केट में अगर तेजी भी आई तो ये गिरावट दिखा रहा है। तो मार्केट में गिरावट है तो इसकी स्पीड और बढ़ेगी। 970 और 950 ये 2 टारगेट्स के लिए इंडिगो में गिरावट करे, सेलिंग करे और ऊपर में 1030 1035 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, इंडिगो वेंट गॉन जाने की तैयारी में। 970 पहला टारगेट, 950 दूसरा टारगेट। बिकवाली की राय सुमित जी की। वागले साहब के लिए बिगुल। श्रीकांत चौहान साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बताएं सर। अनिल जी, मारुति में जैसे उसने 5500 तोड़ा है, ब्रेकडाउन आया है, अभी 5480 है। यहाँ पर बेचे 5500 बाउंस बैक आता है तो और बेचे 5520 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और ऑन द डाउन साइड 5400 तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ। ओके, मारुति पर बिकवाली की राय आ रही है और हम देख रहे हैं कि कुछ दिग्गज स्टॉक्स पे अब आपको ब्रेकडाउन्स आते हुए दिख रहे हैं। इवन स्टॉक्स जो होल्ड आउट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्पेस से, जैसे कि इंडस इंडिया, RVL, डेज हाई से काफी तेज वहां पर गिरावट आती हुई दिखी है। LIC हाउसिंग अभी भी पॉजिटिव होल्ड आउट कर रहा है, पर वहां पर भी आपने डेज हाई से काफी तेज गिरावट देखी है। निफ्टी 9900 होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी 20,600 के नीचे है। जान लेते हैं कि अनिल जी की बाजार पर इस समय स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। बिल्कुल बजाते हैं उनके लिए। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स का तो आज काफी बुरा हाल है सर। 2% से ज्यादा की गिरावट इस समय आपको दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे है इस समय। आप यूरोप की बात करें तो वहां पर भी 2.5 से 3% की गिरावट है और कच्चे तेल में भी देखें तो 3.5 से 4% की गिरावट है। एशिया के बाजारों की भी काफी कमजोर क्लोजिंग रही है, 2 से 2.5% वो भी गिरे हैं। तो सब जगह रेड ही है सर और भारतीय बाजार भी वही फॉलो कर रहे हैं इस समय। और दीप, ये कल जो हुआ अमेरिका में, उसको क्या समझे भाई? मतलब लॉकडाउन खुल रहा है, उसको अच्छा समझें कि इकोनॉमी रिसेशन में है, उसको खराब समझे? ये मतलब रोज मूड बदलना पड़ेगा क्या? डाउ ऊपर है तो हम समझेंगे सब कुछ ठीक, डाउ नीचे तो सब कुछ खराब। आप तो इतना रोज ग्लोबल मार्केट देखते हो, बताओ। अनिल जी, आई थिंक ये वही है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, क्योंकि मालूम था पॉलिसी आएगी, कुछ बदलाव नहीं होगा। अब अगला ट्रिगर नहीं है बेसिकली मार्केट्स के लिए। अर्निंग्स खत्म हो गई है, फेड पॉलिसी खत्म हो गई, तो इसलिए शायद थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़ा करेक्शन आ गया है सर। चलिए, बोले बढ़िया है, सेल ऑन न्यूज और यहाँ पर तो सेल ऑन एवरीथिंग, वैसा ही माहौल है। अच्छा बताइए, अब पहले चलो निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है? पहली चीज तो ये हो गई दीप कि आज है एक्सपायरी का दिन। तो अब एक्सपायरी के दिन है ना, एक समस्या आ गई देश में, वो है 10,000 के नीचे ट्रेड करना। और 10,000 के नीचे ट्रेड भी करने में कोई ऐसी बात नहीं कि भाई ठीक है, लेकिन 10,000 के लेवल पर 36 लाख शेयर तो कॉल्स में ऐड हो गए। पहली चीज, ओपन इंटरेस्ट 42 लाख शेयरों का है। उसके ऊपर
पुट में 35 लाख शेयर हैं जो धीमे धीमे कम होने, इनको पता है कि अब आज इनसे पैसा बनेगा नहीं, तो पहली दिक्कत तो ये है। अब उसके बाद आप 9,950 के नीचे जैसे आए, 25 लाख शेयर और जुड़ गए, तो यानी कि आपके 80 लाख शेयर ऐसे हैं जो इस वक्त रिस्क पर हैं, और 9,900 अगर और आपने तोड़ दिया गलती से तो 50 लाख शेयर और गिन लीजिए, 40 लाख शेयर, तो लगभग 1.25 करोड़ शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जो तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं और जिनको आज पैसा बनना नहीं है, ये नजर आ रहा है। तो इस वक्त ज़्यादा दिक्कत शॉर्ट सेलर्स की नहीं है, इस वक्त ज़्यादा दिक्कत उन ट्रेडर्स की है जो तेजी की अनाप शनाप पोजीशन बनाकर बैठे हैं और ये सोच करके हमारा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ग्लोबल मार्केट्स कभी यू टर्न ले नहीं सकते, भारतीय बाजार कभी गिर नहीं सकते, तो पॉइंट वहाँ दिक्कत सबसे बड़ी वहाँ है। तो अब सिंपल चीज़ ये, एक चीज तो बहुत साफ दिख रही है कि 10,050 के ऊपर एक्सपायरी होने वाली नहीं है। मैक्सिमम बेस्ट केस सिनेरियो में आप 10,050 मान लें, वो भी हो जाए तो, अदरवाइज मुझे लगता है आप 10,000 के नीचे नीचे ही दम तोड़ेंगे, एक्सपायरी वहीं पर होगी। ये है, अभी 9,900 के नीचे ना हो, ये हो जाए तो ही आपके लिए बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा संभावना डेटा को देखकर ऐसे लग रही है कि 9,925 इसके आसपास शायद कहीं एक्सपायरी करने की कोशिश करें, जहां पर अभी आप हैं उसके आसपास ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एक्सपायरी कर ले, और ये हो जाता तो भी बुरा नहीं है। तो मेरा ये समझना है नीचे 9,800 9,825, ऊपर 10,000 10,050, अब ये सपोर्ट रेंज आ गई आपके 9,800 9,825, 10,000 10,050, इसको आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 20,500, ये मेक और ब्रेक लेवल है जो यहाँ से 50 पॉइंट नीचे है। अगर 20,500 आपने तोड़ा तो वो कहते हैं कि भाई गए पानी में। अब तो कम से कम 200 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट, 550 पॉइंट इसकी जगह खुलेगी, वो आज और कल में, नॉट नेसेसरी आज का आज नहीं है, आज तो आप वैसे भी 21,250 से 700 पॉइंट गिर चुके हैं, 750 पॉइंट गिर चुके हैं, और कितना गिरेंगे, 700 पॉइंट कम नहीं होता टॉप से गिरना। तो 20,500 के नीचे रिस्क खुल जाती है। क्यों खुलती है वो समझ लीजिए। 13 लाख शेयर हैं 20,500 के पुट में, जिसमें से 7 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, चलो आज जुड़े उनको छोड़ दो, 13 के 13 लाख शेयर आज ही के हैं एक्सपायर होने। तो अगर 20,500 के नीचे ट्रेड करेंगे तो वहाँ रिस्क बढ़ेगी। मेरा ये समझना है शायद यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 20,500 20,550 के आसपास, बैंक निफ्टी यहाँ से ज़्यादा नीचे ना जाए, और 2.5% ऑलरेडी गिर चुका है, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी दिखा चुका अपना करेक्शन, तो हो सकता है यहाँ होल्ड करने की कोशिश करे। जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि 9,950 के 25 के आसपास अच्छा लेवल है, वहाँ एक्सपायरी कर ले, वैसे ही बैंक निफ्टी भी 20,550 20,700 की रेंज में अच्छा लेवल है जहाँ एक्सपायरी कर ले। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, 21,000 आपसे पार नहीं होगा, 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो इसके बीच में आपको ट्रेड करना है। तो 20,500 होल्ड हो जाए, 20,700 20,800 की रेंज में एक्सपायरी हो जाए, बढ़िया। तो मुझे यहाँ से थोड़ी सी एक बार एक्सपायरी के पहले हल्की शॉर्ट कवरिंग के आसार दिख रहे हैं। अब वो कितनी आती है क्या आती है देखने वाली बात है। खाली एक ही दिक्कत है, 600 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, अगर ये इतने नीचे नहीं होते तो शॉर्ट कवरिंग का केस बन सकता था। तो अब हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट कवरिंग के लिए खरीदारी तो नहीं करेंगे, फ्रेश शॉर्ट है तो ही काटेंगे। अगर ऊपर आया तो मंदी करेंगे, तो ऊपर आए तो कहाँ मंदी करनी है, 10,000 10,050 मिले तो आपको मंदी करनी है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी अगर आपको 20,850 20,800 20,900 के आसपास मिले, वहाँ पर मंदी करिए कल के लिए, इसके इस लेवल का इंतजार करिए। तो आखिरी 1-1.5 घंटे में आजकल रोज एक्शन होता है, तो कोई जल्दी मत कीजिए, आने दीजिए ऊपर का लेवल आएगा तो शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। जी दीप। बिल्कुल ये रहे आपके लिए, इन लेवल्स पर फ्रेश शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शायद थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, इन लेवल से थोड़ी रिकवरी आएगी, फिर आप शॉर्ट करिए, वो अच्छे लेवल्स होंगे। 20,600 पर आने की कोशिश कर रहा है, 20,600 के थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी इस समय, तो हल्के से सपोर्ट आ रहा है निचले स्तरों से। 9,900 भी निफ्टी डिफेंड कर पा रहा है इस समय, पर देखते हैं, इंटरेस्टिंग होना चाहिए आखिरी 1 घंटा ट्रेड का। चलिए जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स आज फोकस में आए हैं खबरों के दम पर। मार्केट्स खुलने के बाद लिस्ट तैयार है देवांशी के पास, बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए आज भारतीय इंफ्राटेल स्टॉक पर काफी मूवमेंट आती हुई दिखी है, और बोर्ड का ये फैसला था कि इंडस टावर के साथ जो मर्जर पर बोर्ड की बैठक थी वो टल चुकी है, और 24 जून को इस पर फिर से एक बार बैठक होती हुई दिखेगी, और साथ ही आप देखिए 24 जून से पहले इस पर बैठक जरूर होती हुई दिखेगी। डीसीबी बैंक, इस पर भी आप नजर कीजिए, क्योंकि क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी बोर्ड से इनको मिल चुकी है। इंफ्रा स्टॉक्स पर नजर रखें, जहां पे आज खबर आती हुई दिखी है कि नितिन गडकरी का ये बयान था कि FY21 में रोड टोल से ही करीब 40,000 करोड़ रुपए तक की आय आती हुई दिखेगी। पॉजिटिव है सारी जो टोल कंपनीज हैं इनके लिए। ऑटो कंपनीज पर भी आप नजर रखें,
फाडा की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है मई के महीने में। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर बात करें तो करीब 87%, कमर्शियल गाड़ियों की बात करें 97% तक की गिरावट हम देख चुके हैं और इसके चलते सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए जरूर दिख रहे थे। EIL पर नजर रखें, जहाँ पे EIL के साथ कुछ जो इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी कंपनीज है उनके साथ मर्जर होने की संभावना बनती हुई दिख रही है, सरकार की ये योजना बनती हुई दिख रही है। और फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं। फेडरल बैंक, पावर ग्रिड, PNB और कोल इंडिया, ये चारों कंपनीज पर आज बड़े ब्लॉक्स दिखे हैं, जहां पे फेडरल बैंक में करीब 37 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 50 रुपए प्रति शेयर पर। पावर ग्रिड में भी 14 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 169 रुपीज 30 पैसे प्रति शेयर पर। और कोल इंडिया में करीब 14 लाख शेयरों के सौदे हुए 140 रुपए 55 पैसे पर। आखिर में PNB पर नजर करें, जहां पे 13 लाख शेयरों के सौदे हुए 35 पैसे 5 पैसे के भाव पर ये सौदे होते हुए दिखे। बिल्कुल, तो कई सारे शेयर्स हैं जहां पर हमने आज बढ़िया एक्शन होते हुए देखा है और देखते हैं कि किस तरह का एक्शन आगे भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए देवांशी। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीकांत चौहान, चलिए उनके लिए बिगुल बजाते हैं BTSTT कॉल का। बताएं श्रीकांत जी। देखिए यहाँ पे वैसे काफी सारे बैंक स्टॉक्स में एक साथ सेलिंग नजर आ रहा है, तो जो एक फेडरल बैंक है वहाँ पे काफी अच्छा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जैसा फॉर्मेशन बना है और उसमें हमने गिरावट देखी है। मुझे लगता है ये स्टॉक 45 या 44 के लेवल्स को छू सकता है, 44-45 के लेवल्स को। तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करके चले, 48 हाफ के करीब चल रहा है, 48-50 के करीब, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 50 रुपए के करीब का। तो काफी अच्छा शॉर्ट है क्योंकि इसमें एक ट्रेंडिंग सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। श्रीकांत जी, टारगेट एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, 44 का टारगेट? दीपांशु, 44 का टारगेट है, 44 का टारगेट है, 48-50 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। ओके। और स्टॉप लॉस रखना है हमें 50 रुपए का एट 50। ओके, तो ये है फेडरल बैंक पर राय, 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय है फेडरल बैंक में श्रीकांत जी की तरफ से। ये है उनके लिए कॉल, 45 रुपए के आसपास के टारगेट्स आपके बन सकते हैं। ओके, और अब वक्त है बिगुल का, कुणाल जी और राकेश जी के लिए। जी हाँ, चार्ट कॉर्नर का। राकेश जी की तो आवाज़ सुनने को हम तरस गए, देखने को तरस गए, सुबह से नज़र नहीं आए, अब आ गए हैं। तो चलिए राकेश जी के लिए बिगुल। अरे राकेश जी, कुणाल जी नहीं आए, आप तो बोल रहे थे सेकंड हाफ में आ जाएंगे क्लोजिंग वाले शो में। अनिल जी, टेक्निकल दिक्कत चल रही है और वो टेक्निकल दिक्कत एक्सटेंड हो गई है, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। और अभी एज ऑफ नो अनिल जी, बिकवाली की राय है मेरी एस्कॉर्ट्स पे। स्टॉक लगभग 1.5-2% डाउन है, ओपन इंटरेस्ट में 5% का इजाफा है। शॉर्ट टर्म चार्ट में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 945 का स्टॉप लॉस, 945 का स्टॉप लॉस है, 900 रुपीज पहला टारगेट है, 890 दूसरा टारगेट है, और एस्कॉर्ट्स को बेचने की राय है। ओके, टेक्निकल दिक्कतें चल रही है। कौन से एक्सचेंज पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं कुणाल जी, कुछ आइडिया है आपको जहां टेक्निकल दिक्कतें ज़्यादा होती है? हाँ बंसल जी? नहीं अनिल जी, उनकी एक्सचेंज की दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी बिजली की दिक्कत चल रही है। कल बड़ा तूफान आया था NCR में, तो इलेक्ट्रिसिटी इशू है अनिल जी उनके साथ। ओह अच्छा, क्या बात है। ओके, सुरक्षित रहें भाई। पहले ये कोरोना का तूफान चल रहा है, फिर और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं। 926 के आसपास बेचना है एस्कॉर्ट्स, 945 का स्टॉप लॉस, 945, 900 और 890 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आपको। आईशर मोटर्स कल नतीजे पेश करेगा, उससे पहले कमजोर है, तो अभी हम थोड़ी देर में आपको आईशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके नतीजों का, हिंडाल्को, ये सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट के पहले आपको पता चलेंगे अनुमान की क्या ट्रेड करना है, थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बाजार देखिए 9,900 और वहीं 20,550 के आसपास, 20,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा खासा गिरने के बाद थोड़ा रुक रहे हैं, देखते हैं यहाँ से रिकवरी दे पाते हैं। यानी तो आखिरी 1 घंटा बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पौन घंटे बचा, तो 1 घंटा बचा भी नहीं है। आइए कुछ मजबूत शेयरों की बात करें, उससे पहले हिंडाल्को, इसके नतीजे कैसे आने वाले हैं? कल हैं नतीजे,
आशीष हमारे साथ तैयार है अनुमान लेकर। आशीष बताइए। तो आशीष जब तक तैयार हो माइकअप करें तब तक एक मजबूत शेयर पर फोकस कर लेते हैं और वो है MGL, जो वागले साहब ने सुबह सुबह आज राय भी दी है खरीदारी करने की। 1060 के आपके टारगेट के बेहद नज़दीक पहुंचा, 1046 अभी भी मजबूत है। इतने कमज़ोर बाजार में भी डे हाई के आसपास कर रहा है, तो बाजार को देखते हुए वागले साहब इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या अड़े रहें, डटे रहें? अनिल जी बुक कर ले, क्योंकि बाजार में वीकनेस है। 200 पॉइंट अगर निफ्टी डाउन है, मैं भी सरप्राइज हुई है अगेंस्ट द मार्केट कैसे चला है। हालांकि इसमें टारगेट आ भी जाएगा, बट मेंटली कंफर्ट नहीं आता है, क्योंकि हमने इनफैक्ट ये इसका क्रेडिट तो आपको जाना चाहिए। आपने स्पॉट किया था 1015 में, मैंने बात करते करते 102223 के भाव पे, तो वहां से भी 2% मिल रहा है, तो बुक कर ले। ओके, आप भी सरप्राइज हो? मैं तो सरप्राइज हुआ ही नहीं, मुझे तो लगा आपने इतना रिकमेंड किया स्ट्रांगली इसलिए वो स्टॉक ऊपर आ रहा है। आप भी सरप्राइज हो? चलिए कोई बात नहीं। तो MGL यहाँ पर बुक कर लें, एंजॉय करें लाइफ। थोड़ा नीचे आएगा फिर खरीदेंगे, लेकिन फ्रेश कमजोरी थोड़ी होने की तैयारी होती दिख रही है। अब 9,900 पर आया है निफ्टी, टूटे ना बस, तोड़ने की तैयारी हो रही है। आशीष तैयार है हिंडाल्को पर अपनी राय देने के लिए, बताएं आशीष। अनिल जी, हिंडाल्को के जो नतीजे आएंगे वो लगभग कमजोर देखने को मिल सकते हैं। तो नतीजे इतने खराब देखने को नहीं मिलेंगे। कारण यह है कि आप देखें तो मार्च के महीने में केवल 10 से 12 दिनों का ही लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से ऐसा माना नहीं जा रहा कि कोई ज्यादा दबाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एक तो बात है कि कॉपर डिवीजन में जो एल्यूमिनियम में कीमतें गिरी हैं उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन एल्यूमिनियम सेगमेंट में देखें तो वेदांता के भी नतीजे जो है काफी बढ़िया देखने को मिले थे। यहाँ पर एक कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती हुई नजर आएगी। मुनाफे पर हमारा अनुमान है कि 6% की गिरावट देखने को मिलेगी, 236 करोड़ से घटकर 222 करोड़। और मार्जिन में भी देखिए पिछले साल का छोटा बेस है, उसका भी एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। 7% से बढ़कर 10% रहेंगे और इनके जो कामकाजी आय यानी एबिटा यहाँ पर 4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। टॉप लाइन पर जरूर देवाल देखने को मिलेगा, करीब 25% की गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ऑपरेशनली जो नतीजे आएंगे वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ओके, ऑपरेशनली रह सकते हैं मजबूत नतीजे हिंडाल्को के, लेकिन स्टॉक है आज कमजोर मूड माहौल के हिसाब से। जरा इसके चार्ट्स देख लीजिए श्रीकांत जी, और राय दीजिए अपनी हिंडाल्को नतीजों के पहले कल के लिए कोई ट्रेड करें या ना? अनिल जी देखिए, यहाँ पे एक वैसे जो फॉर्मेशन बना है वो तो नेगेटिव है और उसके जो लोअर बाउंड्री है वो तकरीबन कुछ 142 की है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर ये 142 के लेवल को अगर तोड़ देता है, क्योंकि आज 144 के करीब है और स्टॉक में ये वीक फॉर्मेशन के बावजूद अगर फॉल नहीं है तो इसमें कंडीशनल सेल बनेगी। अगर 142 के नीचे अगर ये जाता है तो बिल्कुल इसे शॉर्ट करें और फिर हमें स्टॉप लॉस रखना है 145 का। उस केस में इसके टारगेट्स आ सकते हैं 137 से लेकर 138 के। ओके, ये आपके लिए हिंडाल्को पर राय है। थोड़ी देर में हम M&M का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी आपके सामने रखेंगे पूरा अनुमान और बताएंगे आपको किस तरह से आगे वहां एक्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले सुमित जी तैयार है अपने BTST कॉल के साथ। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी, एक स्टॉक और आया है गिरावट की तरफ का। स्टॉक के अंदर जस्ट अभी गिरावट स्टार्ट हुई है तो बहुत बढ़िया सेल बनेगा। 340 का भाव है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। लास्ट 4 दिनों से 200 DMA लेवल्स का ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 348, 349 ये ऊपर में स्टॉक का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक अदानी पोर्ट में कोई तेजी नहीं आएगी। रही बात मंदी की, तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया फॉल दिखाएगा, क्योंकि 5 दिनों में ये स्टॉक ने ऊपर में स्क्वीज हुआ है और ऊपर में इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और आज कैंडल बन रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक का नीचे में 330 रुपया और 325 रुपया ये लेवल्स हमको जल्दी ही अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिलने चाहिए। 1 से 2 दिनों के टारगेट होंगे अदानी पोर्ट में। यहाँ पे CMP पे सेल का व्यू लेके काम करे। 338 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए और इसको यहाँ से अच्छा खासा दिखाना चाहिए, जिसमें 330 रुपए से लेके 325 रुपए तक के टारगेट अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। 330, 325 के टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बताएं सुमित जी। 348 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया अनिल जी ऊपर में अदानी पोर्ट में। ठीक है, परफेक्ट है। ये बेचने की राय है सुमित जी की तरफ से अदानी पोर्ट। ओके, आइए अब बिगुल वागले साहब के लिए BTST वाला। बताएं सर।
दिल जी, भारती जो इतने टाइम से स्ट्रांग है, आज फर्स्ट टाइम मुझे 550 के नीचे वीक होते हुए दिख रहा है। 550 अभी अभी ब्रेक कर रहा है, अभी इनफैक्ट उधर ही है। अगर ये 550 के नीचे थोड़ा सा ट्रेड होने लगेगा तो इसमें कम से कम एक 15 रुपए की मुंह नीचे के साइड में आनी चाहिए आज और कल में। तो मैं ये वो प्रीएम्प्ट करूंगा, यहाँ पर बेचूंगा सिर्फ एक 6 रुपए के स्टॉप लॉस से। 550, 550 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 5.5 रुपए का। ऑन द डाउन साइड 532, 533 तक के टारगेट्स मैं देख रहा हूँ। ओके, 533, 532 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है 533, 532 के आसपास। ये राय है भारतीय एयरटेल में बिकवाली करने के लिहाज से 555.50, 555.50, 555 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। भारतीय एयरटेल में बिकवाली करनी है, ये है इरादा हमारे वागले साहब का। इरादा क्या है नितिन जी का, जान लेते हैं। बिगुल बजाते हैं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। जी नितिन जी बताएं। देखिए जी, आज एसबीआई की हम पुट ऑप्शन लेंगे 175 स्ट्राइक की, जिसका प्राइस 7 रुपये 60 पैसे है और इसका स्टॉप लॉस हम 4 रुपये रखेंगे और करीब 13 से 14 रुपए का टारगेट होगा। यानी एसबीआई ऐसा लग रहा है कि नीचे 160 की तरफ आना चाहिए, तो उसको देखते हुए हम एट द मनी करीब नियर टू मनी 175 की पुट ऑप्शन लेंगे। 7.5 रुपए में मिलेगी, 14 का टारगेट और 4 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, 177-78 के आसपास एसबीआई चल रहा है स्पॉट लेवल में। 175 का पुट ऑप्शन खरीदिए 7.5 रुपए के आसपास, 4 रुपए का स्टॉप लॉस। 13 से 14 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है ऑप्शन में एसबीआई का पुट ऑप्शन मंदी करने की राय। दूसरा ऑप्शन सर अनिल जी एक ही ऑप्शन लेकर के आए हैं नितिन जी, एक ही पुट ऑप्शन। जी अनिल जी एक ही है। वंडरफुल, कोई बात नहीं, ऑप्शन दिए ही नहीं मतलब आपने एक ही रखा है। चलिए, नो अदर ऑप्शन, ओनली ऑप्शन इज बाय पुट ऑप्शन ऑफ एसबीआई। ये है नितिन जी की राय। शुक्रिया नितिन जी ये बेहतरीन ऑप्शन देने के लिए। तो यहाँ पर एसबीआई में मंदी करने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। भारतीय इंफ्राटेल 9% लुढ़क गया, माय गॉड। इंडसइंड के साथ, सॉरी इंडसइंड याद आ जाता है वो बार बार। इंडस टावर के साथ इनका जो मर्जर होना था उसकी आज बोर्ड बैठक होनी थी, 6वीं बार टली है। तो क्या खाली बोर्ड बैठक टलना इतना बड़ा बात है? अविनाश जी की स्टॉक 10% गिर जाए? इनफैक्ट अनिल जी, ये जो मर्जर है ये काफी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था और अगर होपफुली यहाँ पे थोड़ा सा डिले या थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा बहुत मतभेद होता है तो डेफिनेटली मार्केट्स इसके ऊपर काफी पॉजिटिव थी ये मर्जर के। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंसर्न मार्केट दिखा रहा है कि 6वीं बार ये बोर्ड मीटिंग कैंसिल हुई है। तो आगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी इस सब्जेक्ट पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे और डिले होता है तो डेफिनेटली एनालिस्ट और मार्केट्स में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी का जो माहौल है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी का मौका शायद थोड़ा सा क्लैरिटी आने के बाद ही करे। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय इंफ्राटेल पर राय। आइए अब 2 ऑटो कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, M&M और आइशर। बताने के लिए तैयार है हमारे साथ कुशल कि कैसे रहेंगे रिजल्ट आएंगे दोनों ही। अच्छा कुशल बताइए, पहले 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? बिल्कुल जी, तो पहले 2 व्हीलर की बात कर लेते हैं। ओके, ऑर्गेनिक ग्रोथ में विश्वास करते हैं आप, चलिए बढ़िया। आइशर मोटर्स बताइए। बिल्कुल जी, और इसका मेरे को चूज करने का रीजन एक और भी है कि रिजल्ट्स के साथ साथ कल इस पर स्टॉक स्प्लिट की चर्चा भी होने वाली है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिहाज से एक और बड़ा ट्रिगर है जो कल आपको देखना होगा आइशर मोटर्स में। बहरहाल अगर आप पहले नतीजों को देखें तो यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से तो हमें वीकर साइड पर ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मुनाफा जो है करीब 25% गिरता हुआ नजर आएगा आइशर मोटर्स का, और इसका रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रेवेन्यू की गिरावट है वो कहीं ना कहीं पूरे रिजल्ट्स में ट्रिकल डाउन होते हुए आपको मुनाफे में भी कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप रेवेन्यू की तरफ नजर डालेंगे तो वहां पे भी 13-14% का फॉल आपको आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो रॉयल एनफील्ड की जो वॉल्यूम है, जो 2 व्हीलर है इनका, उसमें करीब 17% का फॉल आया है। और साथ ही ओवरऑल जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, जो वोल्वो आइशर के साथ इनका टाई अप है, उसमें 45% की वॉल्यूम में गिरावट रही है। तो इन दोनों की वजह से आप देखिए ओवरऑल रेवेन्यू इतना फॉल कर रहा है और 2170 करोड़ का जो है आय कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही मार्जिन देखें अब कंपनी की तो 27.5% से घटकर 23.5% करीबन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग खर्च है उनमें कमी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इनके मार्जिन पर अगर बिक्री नहीं हुई है तो दबाव आता हुआ नजर आएगा।
अब 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्वियसली जो रॉयल एनफील्ड और जो कमर्शियल व्हीकल है इनकी क्या आउटलुक रहती है, इनकी डिमांड की क्या आउटलुक है ओवरऑल अक्रॉस जहां भी स्टेट्स इनके डीलरशिप्स वगैरह है, और साथ ही दूसरा जो है वॉल्वो एशियर सीवी की जो इनकी इन्वेंट्री है वहां पर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं ये लग रहा है पिछले 2-3 महीनों से कि कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री एकदम भी नहीं हो रही है। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर क्या अपडेट रहता है। कुशल, आपके पास कौन सी बाइक है? बुलेट? जी नहीं अनिल जी, बाइक नहीं है मेरे पास। ओह ओके, मुझे लगा कि आपके पास भी बुलेट है। ओके, तो चलिए कुशल की तरफ से यहाँ पर अनुमान है आयशर मोटर्स का। कुशल बने रहिए, मैं थोड़ी देर में आपको है ना M&M पे भी पूछूंगा। उससे पहले आयशर मोटर्स के चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए। तो जरा श्रीकांत जी आयशर मोटर्स के चार्ट्स देखिए और बताइए रिजल्ट्स के पहले कोई ट्रेड करना चाहिए कल के लिए? तो वीक है और मुझे लगता है कि एक करेक्शन दिखाई दे सकता है। उस करेक्शन में इसे लेना बेटर रहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में वैसे स्ट्रेंथ है, लेकिन पिक्चर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 15,500 या 15,700 के करीब इसे लिया जा सकता है। तो यहाँ से भी 1,000 रुपये की गुंजाइश है नीचे जाने की। अगर मार्केट अगर वीक हो जाता है या किसी रीजन से अगर नीचे आ जाता है तो यकीनन 15,500 के करीब इसे लिया जा सकता है। ओके, तो ये है राय। आप तो श्रीकांत जी आज एकदम ऐसा लग रहा है आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में शो कर रहे हो, मतलब कलर तो लग ही नहीं रहा, पूरा का पूरा आपकी फ्रेम है ना ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है। मतलब ये स्क्रीन आपकी खराब तो नहीं होगी कहीं? स्काइप से कर रहे हो? किससे स्काइप से कर रहे हो आप शो? किससे कर रहे हो? मैं स्काइप से कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे जरा चेक करना पड़ेगा कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, हाँ नहीं कर ही लो, नहीं तो ऐसा लग रहा है मतलब आपकी उम्र एकदम ऐसे 30-40 साल बढ़ गई है वैसा लग रहा है। बिल्कुल पूरा कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट है। टीवी जरा ऑन करके देखो, आपको भी मजा आएगा। चलिए जब तक अपनी स्क्रीन सेट करें श्रीकांत जी, तब तक हम एक काम करते हैं, पहले M&M का एक अनुमान ले लेते हैं। कुशल हमारे साथ है। कुशल बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? बिल्कुल अनिल जी, तो M&M के नंबर जो हैं और ज्यादा वीकर साइड पर देखने को मिल सकते हैं, और 4 व्हीलर स्पेस में अगर आप देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑटो वॉल्यूम है वो करीब 47% गिरती हुई नजर आई है। तो ये ओवरऑल जो इनका इम्पैक्ट है रेवेन्यू में जो कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है वो करीब 38% का फॉल है, और करीब 8,625 करोड़ की आय कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। हालांकि इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम अगर आप देखें अनिल जी तो उसमें इतनी गिरावट नहीं हुई है, केवल 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं रूरल डिमांड जो है ट्रैक्टर्स की वो बेहतर साइड पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप कंपनी की मार्जिन देखें तो 13.5% के मुकाबले 11.4% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इन्होंने काफी सारे जो अपने व्हीकल्स हैं वो डिस्काउंट्स पर बेचे थे, तो मार्जिन्स पर जो इम्पैक्ट आना है वो स्वाभाविक है। और साथ ही अगर आप तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो मुनाफा है उसको देखें तो करीब 56% का फॉल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि इनकी अन्य आय में एक काफी बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 970 करोड़ के मुकाबले केवल 425 करोड़ का मुनाफा आता हुआ नजर आ सकता है। एक तो चीजें काफी स्पेसिफिक है जो कंपनी की तरफ से जाननी जरूरी है। एक तो उनके जो यूटिलिटी व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहां पर कैसी डिमांड है, और दूसरा जो रूरल सेक्टर की जैसे मैं बात कर रहा था तो वहां पर ट्रैक्टर की आगे के लिए क्या डिमांड आउटलुक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, इनफैक्ट रूरल स्पेस में वहां पर कैसा मूवमेंट आ रहा है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो नजर रहेगी रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट से पहले हालांकि मार्केट वीक है, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, बट M&M का स्टॉक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। इस बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के MD और CEOs की मुलाकात हुई है अभी RBI गवर्नर के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात हुई है। तो वहां पर नजर रखिए कि किस तरह की चर्चा हुई है। रेटिंग एजेंसीज की के जो हेड्स हैं उनकी मुलाकात हुई है RBI के गवर्नर के साथ। बट अविनाश जी, 2 दिग्गज ऑटो कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, और आज तो फाडा का भी डेटा आया सर। रजिस्ट्रेशंस 90% गिरी हैं मई के महीने में, और ये एक्सपेक्टेड ही था, और अभी तक भी कह रहे हैं कि जून के महीने में कुछ ज्यादा मीनिंगफुल पिकअप नहीं दिखाए। तो क्या स्टॉक्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रनअप कर चुके हैं ऑटो स्पेस पर? इन वैल्यूएशंस पर क्या राय होगी?
इनफैक्ट दीप, आपने सही कहा कि वैल्यूएशंस थोड़े से भाग चुके हैं और मारुति और आयशर मोटर्स की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये स्टॉक्स में काफ़ी हद तक लास्ट 2-3 हफ्तों में एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, प्योरली शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राउंड रियलिटी पे अभी भी हम समझते हैं कि डिमांड इम्प्रूव होने के लिए शायद और एक 3-4 महीने लग सकते हैं और पॉसिबली सितंबर के बाद ही आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी और वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े अच्छे दिखाई देंगे। अभी फिलहाल पहला क्वार्टर FY21 का और जो सेकंड क्वार्टर आएगा वो भी काफी खराब आएगा। तो ओवरऑल आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक प्रोडक्शन भी कंट्रोल्ड है। अभी भी लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से कैपेसिटी ओपन नहीं हुई है और इनके वेंडर्स की भी प्रॉब्लम्स है, काफी वेंडर्स रेड जोन में है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी की इनपुट्स की है वहां पे भी दिक्कत है। तो एज ऑफ नाउ तो मैं नहीं समझता कोई फ्रेश खरीदारी यहाँ पे करनी चाहिए। बिल्कुल, तो एज ऑफ नाउ तो फ्रेश खरीदारी का सेंस मेक ही नहीं करता और आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी तेज़ गिरावट आई है। अभी थोड़ी देर पहले मारुति पर भी हमने ब्रेकडाउन आते हुए देखा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि और भी जो ऑटो स्टॉक्स हैं वहाँ पर ब्रेकडाउन है। मारुति डेज लो पर है, 5,450 के भी नीचे स्लिप होता हुआ दिख रहा है, तो वीकनेस बढ़ रही है ऑटो स्टॉक्स में इस समय। एक्साइड, अमर राजा, इन दोनों पर एक बार फिर से चार्ट आपको दिखा देते हैं। थोड़ी देर पहले विश्वेश जी ने एक्साइड पर बिकवाली की राय दी थी और अमर राजा में भी आपको एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स आज लीड डाउन कर रहे हैं जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। कैनरा बैंक, इसकी चार्ट्स पुल अप कीजिए सुमित जी। कैनरा बैंक सुबह इस पर हम एक्शन देख रहे थे, बट अब जो ब्रेकडाउन आया है क्या करना चाहिए? चार्ट क्या बता रहा है और आपको वीकनेस दिखती है कैनरा बैंक की चार्ट में? दीपांशु, कैनरा बैंक के अंदर नीचे में 99.50 का लेवल टूटने के बाद वीकनेस और बढ़ेगी। अभी ऊपरी लेवल से दबाव तो देखने को मिला है और ऊपर में 105 107 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। 99 रुपए 50 पैसा जैसे ही टूटेगा तो कैनरा बैंक में फिर गिरावट बढ़ेगी। बैंक निफ्टी अभी तक होल्ड कर रखा है और निफ्टी ने आज जिस तरह का फॉल दिखाया, बैंक निफ्टी ने अभी तक दिखाया नहीं है। 20,500 का लेवल जैसे ही बैंक निफ्टी तोड़ेगा तो ये सब बैंकिंग स्टॉक्स, फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स, NBFC, इनमें भी गिरावट आएगा। तो आज अगर ये नहीं टूटता है तो कल देखना पड़ेगा। 20,500 के नीचे मेरे को लगता है कैनरा बैंक में भी डाउनफॉल आ जाएगा और 99 का लेवल नहीं है, 99.50 का लेवल, इसको ध्यान में रखे। जैसे ये टूटता है तो इसमें फ्रेश सेलिंग की जा सकती है। बिल्कुल, ये है आपके लिए कैनरा बैंक पर कॉल। सुमित जी, आपका BTST कॉल भी है शायद? एक BTST के लिए प्लीज बिगुल बजा दीजिए। बिल्कुल, बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए BTST कॉल का। बताएं सुमित जी। अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले एक्साइड और अमर राजा का नाम लिया। अभी यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है वो है अमर राजा बैटरीज। स्टॉक यहाँ पे सेल साइड का कैंडिडेट बन रहा है। ब्रेकडाउन है, पिछले 5 से 7 दिनों में स्टॉक ने 200 DMA के आसपास घूमा है और आज इसने लास्ट 7 दिनों के लो ब्रेक किए हैं, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा। CMP 645 646 है, यही स्टॉक को बेचे। ऊपर में 655 660 का रेजिस्टेंस है। जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा तब तक अमर राजा में बाइंग नहीं आएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है अमर राजा यहाँ से एक बड़ा फॉल दिखाएगा, जिसके अंदर नीचे में 630 का और 615 का ये 2 टारगेट्स होगा। 630 का पहला टारगेट, 615 का दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए अमर राजा को यहाँ पे CMP पे सेल करें। 1 से 2 दिनों के अंदर ये टारगेट्स आ जाना चाहिए। जिस तरह से आज इसने ब्रेकडाउन दिखाया है, ये सडन एक शार्प फॉल देगा, तो हमारी तरफ से यहाँ पे इसके अंदर सेल का व्यू लेके चलने की सलाह रहेगी 630 से 615 के टारगेट्स के लिए। ओके, 630 615 के टारगेट के लिए बिकवाली करें। अमरा राजा बैटरीज में 655 660 की रेंज में लगाएं। स्टॉप लॉस 645 46 पर बेचे। ये राय है सुमित जी की, तो सुमित जी की तरफ से बिकवाली कॉल। हे भगवान, एक भी बाय कॉल नहीं आया सुबह आज की क्लोजिंग वाले शो में। अविनाश जी, ये सब मिलके जितने लोग बैठे हैं, जिसमें कुणाल जी अनुपस्थित हैं, बाकी सारे वागले साहब, सुमित जी, श्रीकांत जी, फिर राकेश जी, ये कुछ नहीं खरीदेंगे, आप यकीन मानिए। आज के सेशन में आप ही पे उम्मीद है। आप कुछ खरीदोगे इस गिरते हुए बाजार में? कोई ऐसा स्टॉक आपको लगता है ये सही भाव पे आ गया, ये ले लूं मैं? इनफैक्ट अनिल जी, वागले जी का जो स्टॉक उन्होंने पहले कहा था, महानगर गैस, ये मेरा काफी पसंद हुआ स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि कंपनी ने नॉट ओनली नतीजे अच्छे दिखाए, करीबन 25 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी कमजोरी आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए और हम पॉजिटिव है।
हमको लग रहा है कि गिरावट में अगर अजंता फार्मा या सन फार्मा अगर मिलता है तो इसको खरीदने के मौके समझने चाहिए। मार्केट डेफिनेटली करेक्शन मोड में है, लेकिन जिस प्रकार का ट्रैक्शन फार्मा कंपनीज में हमने देखा है, आने वाला क्वार्टर नॉट ओनली जून बट पूरा FY21 इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक सिलेक्टिव बाइंग इस मार्केट में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि 9,800 के लेवल के रुकने के बाद ही बाइंग शुरू होगी और वहां से काफी पैनिक होगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये AGR का मामला, जो ग्लोबल लिक्विडिटी का मामला है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुधरने की सिग्नल जरूर दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये स्टॉक्स और सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। ओके, स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, बट आज एक बहुत ही शार्प रिवर्सल हुआ है जहां तक मार्केट ट्रेंड का सवाल है। देखते हैं कि अब ये एक करेक्शन है। डाउ फ्यूचर्स 600 अंक नीचे है। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है मॉरिटेरियम को लेकर, तो कुछ और ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी चल रही है, उसकी वजह से है, या फिर एक मीनिंगफुल डाउनटर्न मार्केट में आते हुए दिख रहा है। अनिल जी से भी डिस्कस करेंगे किस तरह का ट्रेंड बन रहा है। पर आखिरी आधा घंटा ट्रेड का शुरू हो रहा है और हमने देखा है इस हफ्ते कि इस आखिरी आधे घंटे में ही आपको सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। कल इस समय हमने देखा था बहुत शानदार उछाल आया था, रिबाउंड आया था बैंक निफ्टी पर। देखते हैं कि आज ये सेशन कैसा रहता है, बट ट्रेंड इस समय तो मार्केट को फेवर करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये संकेत आ रहे हैं। इस समय देखते हैं कि और कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस बनाए रखना चाहिए जिस तरह से गिरावट आती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक, बंसल जी, सुबह इस स्टॉक पर बात हुई थी और उस समय तो संकेत काफी पॉजिटिव थे, बट अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जिनकी पोजीशंस थी स्क्वायर ऑफ कर लें, थोड़ा लॉस ले लें, या फिर भरोसा रखें, शायद कल के ट्रेड में रिवर्सल हो सकता है। नहीं दीपांशु, बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। 419 का स्टॉप लॉस था, वो लेवल्स ट्रिगर हो चुके हैं, तो ट्रेडिंग वाली सारी पोजीशंस यहां पर क्लोज हो जानी चाहिए। बिल्कुल, तो ट्रेडिंग वाली पोजीशन अगर आपने सुबह इस पर कॉल ली थी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, उसे क्लोज कर दीजिए। स्टॉप लॉस से नीचे उसे नहीं जाने दीजिए, क्योंकि फिर और वीकनेस आती हुई दिख सकती है अगर यहाँ से ट्रेंड और बिगड़ा तो यह आपके लिए एक्सिस बैंक पर है। एक्सिस, ICICI, इन दोनों पर ही हम एक्शन देख रहे हैं, तो काफी तेज गिरावट आती हुई दिख रही है। ग्रासिम 5% नीचे है डेज हाई से। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया में एक्शन हम देख रहे हैं, 10-11% की गिरावट वहां पर है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है जो फेवर में नहीं है। ग्रासिम, सुमित जी, शानदार रैली के बाद क्या अब लग रहा है कि ग्रासिम भी बिकवाली या फिर गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, जिस तरह का एक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक में? प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है दीपांशु। ग्रासिम के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग है। लास्ट 3 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है और आज स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है ग्रासिम का, वो 580 के आसपास का है। 580 तक तो मेरे को इमीडिएट लगता है ये फॉल दिखाएगा, और 580 का लेवल टूटा तो ये गिरावट बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेगी। तो 580 तक के डाउनसाइड के लिए पोजीशंस को ओपन रखें जिन्होंने सेल का व्यू लेके काम किया है, और फ्रेश सेलिंग फिर उसके बाद हम नीचे में और देख सकते हैं उसके अंदर। ओके, तो ये है ग्रासिम पर आपके लिए राय। इस वक्त 595 के आसपास 3.5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा। आइए अब एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आशीष चतुर्वेदी, जो वर्क फ्रॉम होम पर हैं, इस वक्त घर से काम कर रहे हैं। आशीष, ऑफिस कब से आएंगे? जब से आप बुलाएंगे अनिल जी। अच्छा, लॉकडाउन वापस से लगने की तैयारी चल रही है। ये बताइए, क्या रिसर्च की है? क्या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगने का डर है? यदि हाँ, तो किस किस पर असर पड़ेगा आपके अलावा? बिल्कुल अनिल जी, पूरी लिस्ट निकाल रखी है हमारी रिसर्च टीम ने। और सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे देश भर में देखें तो सबसे ज़्यादा गंभीर हालात जो है महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहे हैं। और 8 जून को जब हमने देखा था कि एक लॉकडाउन में ढील दी गई थी, काफ़ी सारी दुकानें खुलती हुई नजर आई, 10% कर्मचारियों को भी अलाउ किया गया कि वो अपने दफ्तर में जाके काम कर सकें। उसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल स्थिति जो है थोड़ी सी खराब होती नजर आ रही, क्योंकि अगर आप फिलहाल भी देखें, आज शाम को भी देखेंगे तो आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक मिल जाएगा, बस स्टॉप्स पर लंबी कतारें हैं। ऐसे में कल उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक बयान है कि देखिए, अगर लोग जो है रूल्स का पालन नहीं करेंगे और फोर्सफुली हो सकता है कि लॉकडाउन जो है फिर से अप्लाई कर दे महाराष्ट्र में, और ये देखिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की जो पूरी स्थिति है काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अकेले महाराष्ट्र में 94,000 से ज्यादा केसेज हैं। ऐसे में बहुत ही गंभीर होता जा रहा है मामला, क्योंकि सड़कों पर काफी ज्यादा भीड़ है,
दुकानें खुल चुकी हैं, बस स्टॉप्स पर लंबी कतारें हम देख रहे हैं। तो हमने एक पूरी रिसर्च निकाल रखी कि अगर ऐसी संभावना होती है तो हमें तैयार तो होना ही पड़ेगा। ऐसे में पूरी लिस्ट हमने निकाल रखी कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसकी मेजोरिटी जो बिजनेस है या तो मुंबई महाराष्ट्र पर डिपेंड है या फिर वहां से जो एक मेजोरिटी आय आती हुई दिखती है। सबसे पहले आप देखिए कि रियल एस्टेट कंपनीज ऑलरेडी काफी ज्यादा दबाव वहां पर देखा जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही कि प्राइसेस जो है अब मुंबई के सर्कल में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लग्जरी अपार्टमेंट की कीमतें काफी ज्यादा गिर रही हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन का जो बढ़ता है या फिर यहाँ से अब दोबारा अप्लाई किया जाता है तो इनके लिए काफी बड़ी चुनौती हो सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी और फिनिक्स मिल, ये 3 ऐसी रियल एस्टेट कंपनीज है जिनका जो मेजोरिटी कारोबार है वो महाराष्ट्र और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो मुंबई में ज्यादा सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके अलावा आज एमजीएल में काफी ज्यादा तेजी देखी जा रही है। महानगर गैस लिमिटेड, इनका भी देखा जाएगा तो मेजोरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस है वो महाराष्ट्र पर ही डिपेंडेंट है। साथ ही कुछ लिस्ट ऐसी भी है, एनडीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्टिंगली काफी ज्यादा एक्सपोजर जो है महाराष्ट्र स्टेट में रखते हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इनका जो टोटल एक्सपोजर है लोन बुक का 15% जो है महाराष्ट्र से आता है। आवाज फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 18% इनकी जो लोन बुक है वो महाराष्ट्र से है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इनकी भी करीब 9% लोन बुक का हिस्सा महाराष्ट्र से ही आता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है महाराष्ट्र में। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक 11%, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 13% और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 9%। साथ ही आपको जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स या फिर आप रेस्टोरेंट्स कह लीजिए, यहाँ पर नजर रखनी होगी। इनकी तो काफी ज्यादा बुरी हालत है क्योंकि बिल्कुल ये ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, जो कि मुंबई में हॉपी पोला स्वीट बंगाल नाम से इनकी जो फ्रेंचाइजी है वो चलती है। तो यहाँ पर जो कारोबार जिसके पास मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के एक्सक्लूसिव राइट्स है वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर भी कारोबार पर असर पड़ते हुए दिखेगा। लंबी सूची अनिल जी। ओके, तो ढेर सारे कंपनियां हैं और मुंबई महाराष्ट्र में क्यों ना हो, यहाँ पे तो कंपनियों की कमी क्या है, जबरदस्त है। इसीलिए जब तक मुंबई और दिल्ली दोनों जगह लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुलता तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी ट्रैक पर आना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर फिर से लॉकडाउन खुलता तो ये बड़ा झटका हो सकता है ढेर सारी कंपनियों के लिए। ये है आशीष की तरफ से पूरी रिसर्च। थोड़ी देर में बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, बस 2-3 मिनट में वो कार्यक्रम में आने वाले हैं। उनसे हम कुछ BTST कॉल्स भी लेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 151 के आसपास है। ड्रीम रन दिखाया बंसल जी, उसके बाद नीचे आ गया। अब क्या करना है, खरीदने का लेवल है या अभी दूर रहें? देखिए अनिल जी, 168 से लेकर 172 के लक्ष्य दिए थे, 164 165 के हाई लगे हैं। अनिल जी मैं समझता हूं कि रिस्क वर्थ टेकिंग है। 142 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तब यहाँ पे ट्रेंड खराब होगा, एल्स खरीदना चाहिए। और एज ए डिस्क्लेमर अनिल जी, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा था 150 रुपए पर, पहले टीवी पे रिकमेंड किया था, उसके बाद क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, तो वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग की राय नहीं दी है। होल्ड ही है हमारी पोजीशन इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में। ओके, होल्ड की राय है, तो होल्ड में आपने स्टॉप लॉस क्या दिया है? कहां, क्या स्टॉप लॉस से होल्ड और टारगेट भी बताओ, फिर पूरा बताओ। देखिए अनिल जी, क्लाइंट्स को तो मैंने सीधा बोला था कि जब ट्रैप होंगे तो बता दूंगा, ट्रैप हो गए हैं, एल्स कई लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा। तो एज ऑफ नाउ कोई साइन नहीं है इंडियाबुल हाउसिंग के अंदर ट्रैप होने के। 142 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो ट्रैप होगा। नहीं जी, दुविधा क्या है कि जितने भी व्यूअर्स होते हैं टीवी पर, जितने भी लोग सुनते हैं, उन सबको अनिल जी छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट चाहिए होता है। ये वैसे ही हुआ अनिल जी, स्वर्ग सबको जाना है बट मरना कोई नहीं चाहता है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी बड़े टारगेट्स नहीं मिलते हैं। तो किसी को अगर होल्ड करना है तो 142 के नीचे क्लोजिंग है तब निकलना चाहिए। नहीं तो स्वर्ग तो सबको जाना है, इसमें गलत क्या है बंसल जी? लेकिन स्वर्ग मरने के बाद जाना है, पहले थोड़ी जाना है। आप कंफ्यूज कर रहे हो, टाइमिंग तो बराबर रखो ना। नहीं अनिल जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग जाने की इच्छा सबकी होती है बट मरने की इच्छा किसी की नहीं होती है। हाँ, वो मुझे लगा जीते जी किसी को घूम फिर के आना है कि चलो एक स्वर्ग की यात्रा कराए, देखा है कि वहाँ पे मूड माहौल कैसा है। ऐसा थोड़ी है, सबको जाना है मरने के बाद ही, पहले नहीं जाना बंसल जी, ऐसा मत करो। ओके, चलिए, इस बीच हमारे साथ बसिन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उनके लिए बिगुल, उनसे लेंगे हम BTST कॉल्स। जी बंसल जी, सॉरी बसिन साहब, बताएं सर।
अनिल जी, पहले तो आपको अपडेट दे दूं, आपको मैं पिछले हफ्ते से कह रहा हूं कि ये बाजार वीक होएगा और इस कारण से मैंने प्रॉफिट बुकिंग की वार्निंग आपको एक हफ्ते से दे रहा हूं। बिल्कुल सर, एकदम टाइमली। और मैंने लोगों को ये भी कहा, इफ यू डोंट नो हाउ टू हेज, लर्न टू बुक प्रॉफिट एंड सिट ऑन द साइड लाइन। अभी मार्केट में मुझे और वीकनेस दिखती है। द सेकेंड हाफ ऑफ जून कैन बी चैलेंजिंग। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि अपना प्रॉफिट प्रोजेक्ट कीजिए एंड डोंट ट्राई एंड कैच दिस फॉल बिकॉज द मार्केट कैन बी वॉलेटाइल। आप सिप करना चाहे तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ मार्केट हो सकती है और आपको पता है वॉलेटाइल मार्केट में दोनों बायर सेलर को चोट लगती है। अब आपको अपडेट दे दूं, आपको मैंने जो शॉर्ट दिया था आपको कुछ दिन पहले, टाटा स्टील 338 पे सबसे पहले मंदी की कॉल निकाली थी, आज 312 है। 34 वाला स्टील आज 2990 है और 150 वाला हिंडाल्को 143 है। इसके अलावा JSW में भी हमने सेल कॉल दी थी 195 पे, वो भी नीचे आ गया। और काफी और आपको मंदी की जो कॉल थी उनमें अगर आपने रखा है तो वो सारी आपको ऑटोज के शेयर वीक दिख रहे हैं। आज सुबह आपके पास बजाज फाइनेंस शॉर्ट है, TVS मोटर शॉर्ट है और बाटा, इन तीनों में रखिए और अपना प्रॉफिट खाइए जब आपको नीचे भाव मिलेंगे। लेकिन अभी मंदी में अभी काफी गुंजाइश है। अब आप कहें तो मैं 2 BTST दूं सर। जी सर प्लीज, कौन सी दोनों शॉर्ट साइड पर? ये यस सर, दोनों शॉर्ट में है। बताएं सर। जी सर। तो पहला है सर ग्लेनमार्क 85 to 87 में शॉर्ट कीजिए, 397 का स्टॉप लॉस रखिए, 368 to 370 का टारगेट। 368 370 368 370 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में शॉर्ट पोजीशन बनानी है आपको। 385 387 के आसपास, 385 387 की रेंज में बेचिए। 397 ये है आपके लिए ग्लेनमार्क में शॉर्ट करने का स्टॉप लॉस का लेवल। 368 370 पर आने की तैयारी। पहला हो गया सर। दूसरा एस्कॉर्ट सर 920 से 923 में बेचिए, 939 का स्टॉप लॉस, 880 का टारगेट। 880 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। एस्कॉर्ट्स में 920 923 की रेंज में शॉर्ट करिए एस्कॉर्ट्स। अभी एस्कॉर्ट्स शॉर्ट करने की राय विश्वेश जी ने भी दी थी, तो एक बढ़िया स्टॉक है जहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नहीं, विश्वेश जी ने एक्साइड बेचा था, एस्कॉर्ट्स बेचने की राय आई थी राकेश जी की तरफ से। तो 920 923 की रेंज में बेचिए, 939 का स्टॉप लॉस, 880 का टारगेट। ये हो गया परफेक्ट। अच्छा सर, तीसरा कोई स्टॉक है? नहीं सर, यही दोनों है सर। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो ये 2 स्टॉक हैं जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय बसिन साहब की तरफ से, इन पर फोकस करिए। इस बीच बाजार आखिरी आधे घंटे में कमजोरी और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब 9,900 के नीचे जाने की कोशिश करता। ओ बैंक निफ्टी 20,500 तोड़ दिया। ओके, 20,325 इस पर नजर रखिए। मैं एक बार लेवल डीप में एग्जैक्ट लेवल निकालना चाहता हूं, तब तक आप सवाल पूछिए कहां तक अब नया नेक्स्ट सपोर्ट 20,325 के आसपास है। जी हाँ, 20,325 20,425 की रेंज में कहीं रुकना चाहिए। अब ये आखिरी उम्मीद है 20,325 20,425। जी दीप। बिल्कुल। तो नए लेवल से बाजार के लिए निकल के आते हैं और थोड़ी देर में अनिल जी अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी भी देंगे। उससे पहले श्रीकांत जी के पास एक BTST कॉल है, उनके लिए बिल्कुल बजाते हैं। बताएं श्रीकांत जी। काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने एक बिकवाली का ट्रेंड देखा है और इंडेक्स भी काफ़ी क्रूशल लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है, 9,900 9,870 के करीब। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग का कॉल अगर लेना है तो वो है माइंडट्री। ये 915 916 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है और अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखें तो कल के दिन में भी इसमें अच्छी एक रिवर्सल पैटर्न का एक फॉर्मेशन बना था और आज के दिन में भी एक लोअर लेवल्स हिट करने के बाद अच्छी रिकवरी बनी है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन सजेस्ट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक 970 से लेकर 980 के लेवल्स को छू सकता है। और चूंकि ओवरऑल माहौल थोड़ा सा खराब है और बैंक स्टॉक्स में अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, तो मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स में एक एक्टिविटी बनेगी और थोड़ा सा माहौल सुधारने के लिए। और इसी वजह से लगता है कि माइंडट्री को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। 915-16 के करीब ट्रेड कर रहा है, 890 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और 980 के टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग करना है। ओके, तो ये है श्रीकांत जी की माइंडट्री पर आए। श्रीकांत जी, एक बार लेवल स्टॉप लॉस टारगेट के फिर से बताइए सर। बिल्कुल, देखिए 915 के करीब ट्रेड कर रहा है ये कैश में
हमें स्टॉप लॉस रखना है 890 का, जो 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स हमें रखने हैं 980 रुपए के। ओके, पता नहीं टारगेट में सुन नहीं पाया, अब जब चलेंगे तभी देख लूंगा मैं। अच्छा, सुमित जी का बीटीएसटी कॉल बिगुल। ओके, जी सुमित जी बताएं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने सपोर्ट तोड़ दिए हैं अनिल जी। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अब 20,500 तोड़ रहा है। ऑटो सेक्टर में गिरावट आ रही है, ऑटो सेक्टर में एक एक करके स्टॉक्स वीकनेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सेल साइड का जो स्टॉक अभी आया है टाटा मोटर 107 के आसपास स्पॉट लेवल्स में इसमें सेल बनाए, छोटा सा स्टॉप लॉस 111 के ऊपर लगाए। टाटा मोटर में यहाँ से मेरे को लग रहा है 100 रुपए से लेके 97 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर में यहाँ से गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिलनी चाहिए। सीएमपी पे यहाँ पे सेल बनाए, जैसे ही यहाँ पे 105 का लेवल टूटेगा तो गिरावट और बढ़ेगी और फिर नीचे में 100 रुपए से लेके 97 रुपीज तक के लेवल टाटा मोटर में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, ऑटो सेक्टर में एक एक करके गिरावट देखने को मिल रही है और टाटा मोटर ने अभी जस्ट शुरुआत ही करी है। आज ये 4 से 5 टका नीचे दिख रहा है, बट ये कोई बड़ा फॉल नहीं है। मेरे को लग रहा है अभी तो इसके अंदर फॉल का शुरुआत हुआ है। अभी ये स्टॉक यहाँ से और 5 से 7 टका डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। 100 रुपए से लेके 97 के टारगेट्स के लिए इसको यहाँ पे सेल बनाए और ऊपर में 111 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। सुमित जी, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी ना? जिस हिसाब से आप बोल रहे मुझे थोड़ा डर लगा थोड़ा। नहीं अनिल जी, बंद नहीं होगी, बस छोटा मोटा फॉल आएगा, मार्केट्स के फॉल के साथ थोड़ा सा फॉल देखने मिलेगा। ओके, टाटा मोटर्स अभी गिरावट की शुरुआत हुई है। सुमित जी शॉर्ट करना चाहते हैं 106 के लेवल के आसपास, 111 के स्टॉप लॉस से बेचिए 100 और 97 रुपए। बहुत देर से वागले साहब का कॉल नहीं आ रहा है, जरा मैं वागले साहब को उठाकर देखूं। वागले साहब सर ठीक है ना? अनिल जी कितने कॉल दिए, मारुति दिया, मैंने 2 या 3 कॉल तो दिए और अभी मुझे समाउ वो कंफर्ट नहीं आ रही। बाउंस बैक आएगा तो ट्रैप होने के चांसेस है, हालांकि बाउंस बैक दिख नहीं रहा है और वॉल्यूम्स थोड़े कम है। मुझे जो कंफर्ट चाहिए बेचने के लिए वॉल्यूम्स कम है। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए। वागले साहब ने 2 तो दे ही दिए, वैसे ये बात तो सही है। मारुति ऑटो स्टॉक्स पर सब बैरिश हैं और दूसरा भारतीय एयरटेल, ये बड़ा मजबूत स्टॉक ढूंढ के निकाला हिम्मत वाला, जो भारतीय एयरटेल भी शॉर्ट किया। अच्छा, पिक ऑफ द डे ये मिलता है आपको सुबह सुबह 8:30 बजे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स देते हैं। लेकिन कुणाल जी राकेश जी ने आजकल एक नया फॉर्मूला निकाला है, जो उनको लगता है कल का काम आज ही क्यों न कर लें, और अगर कल का स्टॉक कोई बहुत ही बढ़िया ज़्यादा मजबूत दिख रहा हो तो काम निपटाएं आज ही। तो ये बेहतरीन पिक्स देने की शुरुआत जो कुणाल जी राकेश जी ने की, तो कल का पिक ऑफ द डे आज ही आपको मिलने की तैयारी में। अगर आप बंसल जी तैयार हो तो मैं आ जाऊं आपके पास। बंसल जी पिक ऑफ द डे का बिगुल बजा दें। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल रेडी हूं मैं। ओके, तो बंसल जी के लिए बिगुल पिक ऑफ द डे का। ओके, बंसल जी पिक ऑफ द डे है या पिक ऑफ द वीक है? नहीं अनिल जी, पिक ऑफ द डे है। काफी देर से मैं सोच रहा था, थोड़ा सा रुका हुआ था। आशीष की भी पूरी कमेंट्री सुनी थी मैंने आयशर मोटर के नतीजों पर। तो मेरी पिक ऑफ द डे अनिल जी बिकवाली की राय है आयशर मोटर पर। इसने काफी बड़ी रैली दी थी, रैली के बाद जैसे अभी टाटा मोटर ने थोड़ी देर पहले गिरना शुरू करा है, आयशर मोटर धीरे धीरे गिर रहा था, बट नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर थोड़ी देर पहले ही हुए हैं। कल नतीजे हैं और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, एक बड़ी गिरावट आयशर मोटर दिखा सकता है। 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ आयशर मोटर को बेचने की राय है। 15,350 15,350 पहला टारगेट है, 15,000 दूसरा टारगेट है और आयशर मोटर पर बिकवाली की राय है। ओके, आयशर मोटर्स यहाँ पर 16,350 16,400 की रेंज में बेचिए, 17,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। बड़े बड़े टारगेट है 15,350 और 15,000। और वैसे भी आप देखें मई के महीने के जो डेटा आए हैं सेल्स के, वो तो बहुत ही कम है, सिर्फ 17% सेल्स आई है कुल मिलाकर। यानी कितनी होगी 17%, मतलब लगभग 83% सेल्स कम होकर आई है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी सिचुएशन फिर से ठीक होने में वक्त तो लगेगा। तो ये एक परफेक्ट शॉट है, उसके ऊपर रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट के लिहाज से भी एक मौका बन सकता है। रिजल्ट आएंगे कल आयशर मोटर्स के, तो उससे पहले शॉर्ट करने की राय। स्टॉक कमजोर है, पिक ऑफ द डे है
और ऐसे में बंसल जी की तरफ से सुबह भी शामिल हो सकता है रिकमेंडेशन के तौर पर, इसका ध्यान रखें। तो आइशर मोटर्स में बिकवाली करने की राय है। इस वक्त सारे ऑटो स्टॉक्स एक एक करके कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं और वजह साफ है, आइशर मोटर्स में आमतौर पर जो कुछ भी कमर्शियल व्हीकल्स है और प्लस जो महंगी महंगी बुलेट्स हैं उनमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। आमतौर पर लोग फाइनेंस के साथ खरीदते हैं और NBFCs वगैरह को जो मुश्किल आ रही है उससे वो फाइनेंस वाला मार्केट एकदम बैठा हुआ है, तो उस वजह से भी बिक्री बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए। एक और स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो नतीजों के बाद आज सुबह 677 जाकर आया और वहाँ से 40 रुपये नीचे 637 के आसपास। वागले साहब, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? कोई बाय सेल का ट्रेड बनता है क्या? रिजल्ट्स के बाद की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी तो हो गई, अब क्या करें? अनिल जी, मॉर्निंग में तो मेरा व्यू पॉजिटिव था, हालांकि एक मूव तो आई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि मैं यहाँ पर गिरावट के बाद, जबकि 680 से 637 का भाव आया है, मैं यहाँ पर बेच के ट्रैप नहीं होना चाहता, मैं ऊपर में बेचूंगा। वीक हो गया है पैटर्न, वो जो स्ट्रेंथ थी मॉर्निंग में वो सस्टेन नहीं हुई, बट ये लेवल पे शॉर्ट करने का कोई माहौल नहीं है। मार्केट में आपको चांस मिलेगा, बेचना भी होगा तो भी 655 658 ये मेरे लिए सही लेवल होगा, 670 के स्टॉप लॉस से। और ऑन द डाउन साइड 620 तक के लेवल्स में की मैं बात करूंगा। ओके, ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर राय। अनिल जी ने सुबह बोला था कि वैसे तो वीक स्ट्रक्चर है बट नतीजों के दम पर दोनों तरफ का एक्शन देख सकते हैं और सुबह की NBFC तेजी में आउट परफॉर्म भी करा पर अब गिरावट के संकेत दे रहा है। पर चलिए 3:20 हो गया है, जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज के ट्रेड के लिए। अनिल जी, वैसे तो ग्लोबल क्यूज वीक हैं बट निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में लगभग 160-170 अंकों की रिकवरी हमने देखी है। अभी भी प्रेशर में है, 475 अंक नीचे हैं बट निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में। बाकी अगर आप मार्केट्स देखें तो यूरोप के बाजार अभी भी कमजोर हैं, 2 से 2.5% की गिरावट है, तो वहां पर ज्यादा बदलाव आपने नहीं होते हुए देखा है। कच्चे तेल में भी दबाव है और भारतीय बाजार में भी सर वापस 20,500 पर बैंक निफ्टी आ रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बट मुश्किल लग रहा है सर। ये जिन लेवल पर बंद हो रहा है ना, उस पर कुछ करना बनता नहीं है एक्चुअली। देखिए, तेजी तो बनती नहीं है। आप जो डाउ का हाल देखकर, यहाँ का हाल देखकर करेंगे तो तेजी कौन करेगा? शॉर्ट इस लेवल पर करने में आपको फिर डलेगा। ऊपर से 700-800 पॉइंट नीचे शॉर्ट करेंगे क्या बैंक निफ्टी? या निफ्टी अगर आप देखिए ऊपर से 200 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच वाला रखें। लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली कम करके जाना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो पुट लेकर जाइए, ये जरूर मैं कहूँगा, पुट लेकर जाना चाहिए। शॉर्ट सीधे सीधे मत करिए, पुट ले लीजिए। अब आपको जो पुट समझ में आए वो लीजिए। 9,800 का निफ्टी में ले सकते हैं। देखिए, इसमें सिंपल चीज़ कर सकते हैं, पुट लेने के लिए आप 9,800 का पुट निफ्टी का खरीद लो और सामने 9,600 का बेच दो, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बैंक निफ्टी आप 20,000 का पुट ले लो, 19,500 का बेच दो। और एक और ट्रेड बढ़िया बन सकता है अगर वो हिम्मत वाले लोग हैं किसी का, तो आप 20,500 पर इस वक्त बैंक निफ्टी है, 20,500 का पुट और कॉल दोनों बेचो, लगभग 1,250 रुपये आएंगे। यानी कि अगर आप 20,500 का कॉल और पुट दोनों बेचते हो तो 1,250 पॉइंट ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेफ है। 1,250 पॉइंट का मतलब हो गया आपका 21,750। 21,800 का हाई बनाया आपने 3 दिन पहले, बस उससे ऊपर तो क्या जाओगे? नीचे 1,250 पॉइंट का मतलब 19,250। अब इससे नीचे तो क्या जाओगे? तो 2 दिन के लिए, एटलीस्ट कल के लिए तो ये हो गया। फिर अगर कल बड़े मूव नहीं आए तो ठीक है, बड़े मूव आ गए तो आप रिकंसिडर कर लीजिए, नहीं तो मंडे तक के लिए अगर आप रखेंगे तो आपको 1,250 पॉइंट में 300-400-300 पॉइंट तो कम से कम 250-300 पॉइंट तो आपको टाइम वैल्यू के हिसाब से मिल जाएंगे। तो ये ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, ये वो खतरों के खिलाड़ियों के लिए, जो समझदार लोग हैं, जो F&O ट्रेड करना जानते हैं, और दोनों तरफ आपको बेचना है। ऑप्शन बेचना आसान काम नहीं, बिल्कुल ये रिस्क लेने वालों लोगों के लिए जिनको हेजिंग करनी आती है। समझो 1,000 पॉइंट बढ़ गया तो आप सामने फ्यूचर ट्रेड करके उसको हेज कर लेंगे। वो सारी चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो 20,500 का कॉल और पुट बेचने से 1,250 रुपये मिल रहे। पॉइंट सिंपल है, 9,800 का पुट खरीदो, 9,600 का बेच दो, और 20,000 का पुट खरीदो बैंक निफ्टी का, 19,500 का बेच दो। ये आपका ट्रेड हो गया। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, देखिए, एक और स्टॉक जो हमने आपको परसों शॉर्ट के तौर पर दिया था, 2 बार मैंने आपको दिया था, वो है कॉनकोर, और 412 और 400 तक के टारगेट दिए थे। आज 390 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने कोई बिगुल बनवाया नहीं है, कुछ बजाया नहीं है।
आपको ये ना लगे कि हम जो अच्छे ट्रेड है उसी के लिए बिल्कुल बाजार। मार्केट इज़ ग्रेट लेवलर, सबका भाव आता है, ऊपर का भी आता है, नीचे का भी आता है, और अगर आप सही फंडामेंटल के साथ अगर आप ट्रेड करें तो आता है। तो ये भाव आ चुका है, जिन लोगों ने शॉर्ट किए हैं वो शॉर्ट काट लें। 400 का ही टारगेट दिया था मैंने, तो उससे भी नीचे 390। दूसरा RBL बैंक, कल मैंने 155 पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए कहा था, मैंने कहा था 147 से 151 में बेची, 155 में, हालांकि बहुत बड़ा नहीं बढ़ा, लेकिन पता नहीं कल बहुत हार्ड बन हुए, काफ़ी लोगों को ये लगा कि हमने इतना गंदा कॉल कैसे दे दिया। अब 5-7 रुपये नुकसान तो हो ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप देखिए वापस से उस लेवल के आसपास RBL आता हुआ दिख रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं, वापस कल आपको 150 145 की रेंज में, 155 रेंज में मिल भी जाए, 150 जहाँ से शॉर्ट करने की बात की थी। ये मार्केट है, दोनों तरफ के लेवल मिलेंगे आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट हमने शॉर्ट देकर शॉर्ट काटने के लिए कहा था, 610-12 पे काट लीजिए रिजल्ट के पहले, वापस आप बाद में मौका मिलेगा। आज 677 होकर वापस 630-35 की रेंज में आ रहा है। तो आपको सिंपल चीज़ यही है कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी थोड़ा चलना होगा, और एक बहुत क्लियर कट है, थोड़ा सा आप कंफर्ट कॉन्फिडेंस बना के रखिए। कुछ ट्रेड्स आपके सही होंगे, कुछ गलत होंगे, लेकिन नेट आपका पैसा बनता है कि नहीं। एक ट्रेड के बेसिस पर आप किसी को जज भी मत करिए, और एक ट्रेड में इतना पैसा भी मत लगाइए कि आपको है ना बहुत दुखी होना पड़ेगा, अरे मेरा सब कुछ लूट गया। आप देखिए 16,800 17,100 हमने लगातार कहा दीप कि ये गोल्डन लेवल है जहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, और मैं बेचने के लिए भी आपको गोल्डन लेवल 20,950 21,950 22,150 के बता रहा था। अब वो 21,800 से घूम गया 150 पॉइंट। एग्जैक्ट लेवल हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उस लेवल के नज़दीक जाकर वहाँ से 1,500 पॉइंट, करीबन 1,300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है। तो आपको लेवल रेंज परफेक्ट मिलेगी। थोड़ा सा आपका अपना जजमेंट लेना ही पड़ेगा जब आप ट्रेड करने बैठें, तो आप में वो स्किल डेवलप होनी चाहिए कि थोड़ा सा आप जजमेंट लें, बट अदरवाइज निश्चिंत रहें। कोई एक आध स्टॉक में नुकसान लग भी गया, हमें पता है, जिम्मेदारी से समझते हैं, सही इंटेंशन से। कई बार एनालिसिस गलत हो जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह सही था, हो गया गलत, कोई बात नहीं, आपको कहीं कहीं उस नुकसान की भरपाई जरूर होगी, चिंता न करें। जी दीप। बिल्कुल, तो नुकसान की भरपाई होगी, चिंता ना करें। दोनों तरफ का मूवमेंट होता है, कभी कभी कॉल थोड़ी जल्दी भी हो जाती है, और फिर बाद में आप देखते हैं कि बाजार उस पर कैचअप करते हुए दिखता है, और वैसा ही एकदम आप मूवमेंट देख रहे हैं। लगता है क्लोजिंग 20,500 के आसपास ही हो सकती है एक्सपायरी, और 9,900 निफ्टी बहुत ब्रेवली डिफेंड भी कर पा रहा है, तो एक्सपायरी इन लेवल्स के आसपास हो सकती है। पर जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, आप पुट्स खरीदारी कर सकते हैं, या फिर एक स्प्रेड के जरिए पुट्स में ट्रेड करके कल के ट्रेड के लिए तैयार हो सकते हैं। नई हफ्ते की एक्सपायरी है, देखेंगे किस तरह का एक्शन आता है, बट क्यूज आज के लिए काफी वीक रहे हैं। इंडिया सीमेंट्स पर अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी, तेलंगाना सरकार से मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि सीमेंट के दाम उस राज्य में वो काटेंगे। तो ये एक अपडेट आया है इंडिया सीमेंट्स का, इस पर और थोड़ी डिटेल्स निकाल के देखेंगे, पर बाकी सीमेंट स्टॉक्स पर भी इसका फिर इम्पैक्ट आना चाहिए। तेलंगाना में इंडिया सीमेंट्स ने अपने दाम घटाए हैं, और वैसे भी आज लगभग सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी, तो सीमेंट स्टॉक्स भी अंडर प्रेशर आपको आते हुए दिखे। बट सबसे ज्यादा बिकवाली आज थी भारतीय इंफ्राटेल में। 9% से ज्यादा की गिरावट के बाद मर्जर की बोर्ड मीटिंग छठी बार टल गई है। देखते हैं 24 तारीख से पहले मर्जर होता है या नहीं, उस पर डिटेल्स आती है कि नहीं। बैंक्स काफी तेज बिकवाली आई, स्पेशली जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया एजीआर पर। अब अगली सुनवाई तक देखते हैं किस तरह का एक्शन रहता है। बट एसबीआई 5.5% नीचे बंद हुआ। एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सभी में भारी बिकवाली थी। बट इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप गेनर था। प्रमोटर ने यहां पर कुछ शेयर्स खरीदे हैं, हालांकि दिन की ऊंचाई से फिसल कर बंद हुआ, बट फिर भी 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। सिर्फ 5 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, क्योंकि पीएसयूज पर जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज के लिए मांग करी थी एजीआर ड्यूज की, वो विड्रॉ करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एमएनएम, नेस्ले और ब्रिटानिया, इसके अलावा सभी स्टॉक्स में आपने बिकवाली देखी। ऑटो स्टॉक्स में भारी मुनाफा वसूली हुई है आज। टाटा मोटर्स, मारुति, आइशर, इन सभी में आपने एक ब्रेकडाउन आते हुए देखा है। बट अर्निंग से पहले एमएनएम थोड़ी सी गेन्स दिखाता हुआ आपको दिखा है। बजाज ऑटो एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है। आईटी स्टॉक्स सुबह अच्छी शुरुआत थी,
उसके बाद आपने गिरावट आती हुई देखी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो थोड़े गिरावट के साथ बंद हुए। टेक महिंद्रा भी लगभग 2.5% नीचे बंद हुआ। आईटीसी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी हुई है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर करेक्शन हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% फिसला है, उसकी वजह से भी बाजार में प्रेशर बनते हुए आपने देखा है। एल&टी, एशियन पेंट्स, यूपीएल यहाँ पर भी गिरावट है। और फार्मा स्टॉक्स जो सुबह काफी एक्टिव ट्रेड कर रहे थे गिरावट के साथ बंद हुए। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इन सभी स्टॉक्स में आपने वीकनेस आती हुई देखी है। वायदा कारोबार में भी कुछ ऐसा ही आपने एक्शन देखा। सबसे ज्यादा गिरावट आपने देखी एनबीएफसी और फाइनेंशियल नेम्स में। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो आज सुबह अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो भी फिर गिरावट के साथ ही बंद होते हुए दिखे हैं। तो प्रेशर लगभग पूरे बाजार में ही आया है। वोडाफोन आइडिया 14-15% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है जब से एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। और कंपनी ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि देखिए हम गारंटी तो नहीं दे सकते, हमारे पास तो खुद के एम्प्लॉयज को देने के लिए पूरे पैसे नहीं है, तो हम गारंटी कैसे देखते हैं बाजार इसकी क्या रीडिंग लेगा। एमजीएल यहाँ पर आपने अच्छी गेन्स आते हुए देखे हैं, होल्ड आउट करा है। पीवीआर अच्छा होल्ड आउट करा है स्टॉक ने। मन्नापुरम, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज और साथ ही पेट्रोनेट यहाँ पर आपने कुछ गेन्स आती हुई देखी। हालांकि ऊपरी स्तरों से यहाँ पे भी गिरावट थी। तो ऑल इन ऑल अनिल जी फाइनल रेट्स आने देते हैं, बट 9,900 और 20,500 डिफेंड तो कर पाए हैं। क्लोजिंग पे देखते हैं कि क्या लेवल आता है, बट आज सेटअप काफी वीक रहा है और काफी वीक एक्सपायरी हुई है सर। एब्सोल्युटली ऑन एक्सपेक्टेड लाइन लगी रहा था कि नीचे आएगा, बस वही है कि नीचे कब आता है और सही वक्त पर जो है करेक्शन आता हुआ दिखा है वो एक्सपायरी का दिन, जहां ग्लोबल मार्केट्स भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी कुछ नहीं आया, एक्सपायरी भी, तीनों कारण मिलकर आज जो क्लोजिंग हुई 9,910। आपको याद है दीप 2:30 बजे 9,915 और 20,550 एक्सपायरी इन्हीं लेवल के आसपास होनी चाहिए, करेक्ट? देख लीजिए 9,910 लगभग पूरे 1 घंटे में घूम फिर के एक्सपायरी, और वो भी कोई बड़ी रेंज में नहीं। आप देख लीजिए एक्सपायरी एग्जैक्टली 9,910 पर 5 पॉइंट इधर उधर हुई है, जहां निफ्टी पर। ये डेटा का कमाल है, इसमें मैं ये मत सोचिए कि मैं कोई बड़ा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन डेटा से आपको समझ में आता है काफ़ी कुछ। कभी कभी डेटा गलत भी पढ़ते, ज़्यादातर वक्त सही पढ़ते, और गलत पढ़ते तो इस वजह से पढ़ते कोई न्यूज़ कभी अचानक से आ जाए तो डेटा उस समय काम नहीं करते, न्यूज़ पर रिएक्शन देते हैं। तो न्यूज़ कब आएगी, कैसी आएगी, अच्छी आएगी, खराब आएगी, न तो ये आपको पता है कि अच्छी आएगी, खराब आएगी, और न ये पता है कब आएगी, और नहीं ये पता है कि कितनी बड़ी आएगी। और इसीलिए मैं न्यूज़ को अलग करके मैं इस बात की ओर फोकस करता हूँ कि डेटा क्या कहते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें आप डेटा पर फोकस करके काम करेंगे तो ज़्यादातर समय सही पड़ने की संभावना बनती है। और यही वजह आप देखिए 9,915 की बात करते हैं कि उसके आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, 9,925 के आसपास एग्जैक्टली उसके पास हुई। 20,550 के आसपास बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई देखिए, ये एकदम परफेक्ट आपके लिए एक्सपायरी के लेवल रहे। आइए अब शाम के 6 बजे के शो के लिए मैं आपको बता दूं, अनलॉक 1.0 के बाद ऐसा लग रहा था कि पटरी पर लौटेगी गाड़ी, खासतौर से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी, लेकिन मामला ठीक नहीं लग रहा, रिवर्स गियर में जा चुका है। जी हाँ, मुंबई और दिल्ली दोनों ही मतलब शहर ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत अहम हैं, लेकिन जा रहे हैं रिवर्स गियर में कोरोना के मामले में। अब सुगबुगाहट ये हो रही कि कहीं वापस से यहाँ पर है ना लॉकडाउन ना आ जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कल थोड़ा सा चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, रिस्क बढ़ गई तो हम फिर से लगा देंगे लॉकडाउन। दिल्ली में 14 से 21 दिन का लॉकडाउन लगने की तैयारी चल रही है। तो क्या वाकई में लौटेगा लॉकडाउन? ये है बड़ी चर्चा का विषय जो आज हम बातचीत करेंगे। बंसल जी जरा दिल्ली का जायजा दीजिए, क्या क्या हाल क्या है, वहां पर भी रिस्क बढ़ रही है क्या? अनिल जी काफी बढ़ रहा है। इनफैक्ट दिल्ली में तो अब वही हो रहा है कि दिल्ली इज फॉलोइंग बॉम्बे। अनिल जी काफी पैनिक है। कल भी मैंने बोला था लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अनिल जी इन सब चीजों को लेने की बातचीत कर रहे हैं, तो दिल्ली में काफी पैनिक है अनिल जी। बिल्कुल, तो पैनिक फैला हुआ है। आशा करते हैं कि सिचुएशन जल्दी ठीक हो। एक अच्छी बात इस पूरे मामले में ये है कि भारत में इस समय जो एक्टिव मामले हैं उससे ज़्यादा रिकवरीज हैं। अगर आप कल का आंकड़ा देखें तो 1.38 लाख एक्टिव मामले थे और उसके मुकाबले में 1.41 लाख रिकवरीज थी। तो अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो फिर थोड़ा एडवांटेज ज़रूर मिलता है हेल्थ केयर सिस्टम को। बट ये हमारी खास पेशकश है, ज़रूर इसके लिए ट्यून इन करिए। अभी एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन बस 2 मिनट में आपके लिए आने के लिए तैयार है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बंसल जी। कुणाल जी एक दिन की छुट्टी पे थे, अब अनिल जी भी हमारे साथ वापस है। अनिल जी, मैं वही बता रहा था कि लड़ाई तो काफी मुश्किल है, बट एक अच्छी बात है सर कि जो रिकवरीज हैं वो ज्यादा हैं, एक्टिव मामले थोड़े से कम है, तो ये एक ट्रेंड 2 दिन में बनता हुआ दिख रहा है सर। हाँ नहीं उसमें है ना, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि कोई सरकारों का कमाल है, ये तो दीप आपका हमारा सबका कमाल है। हिंदुस्तान वाले लोगों के इम्यूनिटी लेवल बहुत जोरदार है। मुझे नहीं पता, मतलब हम तो मैं तो राजस्थान में सरकारी स्कूल में पढ़ा। अच्छा, हमारे में से कौन कौन सरकारी स्कूल में पढ़े, जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। 5-6 लोगों में से सरकारी स्कूलों में कौन पढ़े हुए? मेरी तो प्राइमरी एजुकेशन ये सारी, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन तक, और सब आप अविनाश जी, खाली अविनाश जी, बाकी सब कॉन्वेंट एजुकेटेड है। वाह भाई गजब बंसल जी, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने आपके बारे में। अच्छा, तो हम तो है ना, हमारी हालत ये थी कि हम जिस स्कूल में पढ़े थे ना, उसकी वो टंकी में से पानी पीते थे, वो 2-2 साल तक टंकी साफ नहीं होती थी, 2-2, 3-3 साल तक, और उसके बावजूद कभी बीमार नहीं हुए। यहाँ पे अपने बच्चे सारे मिनरल वाटर की बोतल लेकर जाते हैं और उसके बाद भी बीमार हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान में इम्यूनिटी लेवल तो है ना, भगवान की दया से फर्स्ट क्लास परफेक्ट है। इसलिए ऐसे कोरोना आते जाते चले जाते, बस दिल से और शरीर से मजबूत रहिए, कुछ नहीं आएगा, चला जाएगा, निकल जाएगा। कोरोना क्या, ऐसे बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, तो सिंपल चीज़ है। अविनाश जी, आपने भी पिया है ना कभी कोई, पहले बचपन में ऐसे बीमार होते थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं अनिल जी, आपने सही कहा, ये इम्यूनिटी नेचुरल है। तो उम्मीद है कि सारे इंडियन ऐसे ही रहे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, और हिंदुस्तान के लोगों की शानदार इम्यूनिटी है। बढ़िया मजा आता है ये देख के कि रिकवरी केसेस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा की रिकवरी केसेस है, जो कि बहुत ही बढ़िया कहे जाएंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, ये एक जो बढ़िया खबर आपने बताई है, रिकवरी अच्छी होती दिख रही है। लेकिन चलिए, लॉकडाउन पे ये खास चर्चा जरूर सुनेगा। फाइनल क्लोजिंग आ गई, 9,902 पर निफ्टी बंद हुआ है 214 अंकों के नुकसान के साथ। 20,525 पर बंद हुआ है 575 अंकों के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी 708 अंकों का नुकसान रहा सेंसेक्स में। विदा लेने का वक्त है आप सभी से। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह होगी फिर से मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाजत।